बैठ भाई। चले, अब तक आप लोगों ने रिएक्शन का सेगमेंट देख लिया बेटा। अब उसका एप्लीकेशन, आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, इतना सारा रिएक्शन देखा है, उसका यूज क्या है, बस में आगे। तो जो हमारी लाइफ को आसान बनाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में भी कहीं ना कहीं आपको जानना है। तो वो सेगमेंट जिसके अंदर पढ़ते हैं वो आपका होता है बायो मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, फिर अमीनो एसिड्स की, बाद में पॉलीमर्स की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कोई जो बताना चाहे कार्बोहाइड्रेट क्या है। चलिए डेफिनेशन दिमाग बैठाइए। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड हो, उसी को नाम देना है कार्बोहाइड्रेट है। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ और सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट के बारे में सोचूं, तो एक हमने यहाँ एल्डिहाइड बना दिया, यहाँ पे हमने OH लगा दिया, यहाँ H लगा दिया और यहाँ CH2OH लगा दिया। तो क्या कहानी के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ गया, नहीं आ गया। और सिस्टम के अंदर कायरल कार्बन भी है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जिसकी बात करते हैं वो ये मॉलिक्यूल है, और इसका नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। चल डेफिनेशन लिखो। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन are called as carbohydrates. Optically active polyhydroxy aldehyde or ketone are called as carbohydrate. And its lower members are simply called as sugars. अगर कहीं सुगर लिखा हुआ मिल जाए तो सुगर का मतलब यही कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, चलिए अब इसको बना लो। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट और सुगर इज, इसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर OH राइट हैंड साइड में है तब को मालूम है इसका नाम जो है वो क्या है, डी। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड। चल बना लो। तो फिशर साहब कार्बोहाइड्रेट पे काफी सारा काम किए थे, ठीक है, उन्होंने डीएल नोमेनक्लेचर दिया था। और राइट हैंड साइड में अगर OH है तो डी, और लेफ्ट हैंड साइड में OH है मतलब एल। ठीक है, आइसोमेरिज्म के समय हमने प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ाया होगा, याद है ना। चलिए एनालाइज करिए। तो सबसे छोटा सुगर जो बात करोगे वो कौन सा है, ग्लिसरल्डिहाइड। समझ क्लियर। इससे अगर बड़ा ले लें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका CHO। यहाँ अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ तो यहाँ हो गया आपका CHO 1 2, यहाँ हो गया OH OH H H, और यहाँ हो गया CH2OH। ऐसा बना लोगे। तो जो दोनों OH एक तरफ होता है इसको बोलते हैं इरिथ्रोज। क्या बोलना है, एरिथ्रोज। और अगर दोनों OH अपोजिट हो, इस तरह की कहानी हो, OH H, यहाँ OH ये H, तो इसको जो नाम देते हैं ये होता है थ्रियोज। थ्रियोज। चलो बना लो। तो सबसे छोटे की बात करोगे तो ये हो गया ग्लिसरल्डिहाइड, इससे थोड़ा बड़ा की बात करोगे इथ्रोज और थ्रियोज। IT 2020 एडवांस इस पर्टिकुलर क्लिकर उसने क्वेश्चन को क्रिएट किया है। चेयर लेके वहां बैठ जाओ। हाँ, ट्रियोज बोलो थ्रायोज बोलो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। नहीं, ट्रायोज अलग है। बन गया, एक हो ग्लिसरल्डिहाइड, एक हो गया आपका एरिथ्रोज और ये थ्रियोज। बस में आगे। चलिए अब कार्बन और बढ़ा देते हैं। तो कार्बन और बढ़ा दें तो यहाँ ले लेते हूँ CHO 1 2 3, यहाँ कर दिया CH2OH, ये OH ये OH ये OH H H और ये H। तो इसको नाम देते हैं राइबोज, या क्या हो गया है, राइबोज। ठीक है, तो 3 कार्बन को लेते हुए ग्लिसरल्डिहाइड, 4 को लेते हुए एथ्रोज थ्रियोज, 5 को लेते हुए राइबोज। और जो आपके काम का है वो 6 कार्बन वाला है। और 6 कार्बन में अगर देखो तो CHO 1 2 3 4
और यहाँ हो जाता है CH2OH, OH OH H OH H OH H और ये H, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज। ये बोलना है डी ग्लूकोज, ठीक है। और इसी में अगर मैं, चल बनाओ, देखो एक मिनट, एक तो ये आएगा, इसको बैठ के इसको बोल दो, ये भी रिवाइज करेगा, ये बायोमॉलिक्यूल पढ़ नहीं पाएगा। जो मैम ने पढ़ाया था ना, इसको बैठ के यहाँ काम बैठो, अभी आ रही हूँ मैं। इनका टाइम को लेकर के कह रही हैं कि अब बात हुई थी 1.5 घंटा, क्या हो गया मैम? मेरे क्लास लेने के लिए बोले कि चलो क्लास ले लेते हैं। क्लास ली तो नहीं है मैम? तो ठीक है, लेकिन सर मेरा ये कहना है कि टाइमिंग का वही फंस रहा है। अभी 9 से 10 देंगे, जब बुलाना होगा तो बाद में बुलाएंगे मैम, फिर क्लास डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, जो बार बार 3 बार हो सके। हाँ अभी तो सर 1 घंटा चल, हाँ 1.5 घंटा चलेगा। हाँ लेकिन फ्यूचर में लिखा नहीं है कि हर दिन में 1.5 घंटा आपके बच्चे को हम मजदूरी करूंगा, मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा और आपका बच्चा सीख लेगा। मैम बार बार एक ही चीज क्यों कहती हैं? 2-2.5 साल पढ़ना है बच्चे को, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक ही चीज के बार बार कह रही है। आप पढ़ा रही हैं, हम पढ़ा रही हैं मैम। हम 1 घंटा पढ़ाएंगे, हमें जरूरत होगी तो हम 3 घंटा भी पढ़ाएंगे, है ना। अभी तो रिटर्न मजदूरी वाली बात बना दी है। 3 घंटा नहीं दे पाएगा, हमारा यही कहना। हम मैम देखिए, बार बार क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, आप बात को समझिए। आपके बच्चे के अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम आपके बच्चे को सिखाएंगे। अगर मुझे लगा 1 घंटा पढ़ाना तो 1 घंटा लेंगे, 1.5 घंटा पढ़ाना 1.5 घंटा लेंगे। वीक में अगर 3 दिन बुलाना होगा 3 दिन बुलाएंगे, 6 दिन बुलाना होगा 6 दिन बुलाएंगे। हम मजदूरी नहीं करेंगे, हमने टाइम फिक्स किया ना, इसीलिए हमने कल रात को सोचा था। तो दोबारा आपका फोन आया था तो मैंने कॉल करके बोला कि 1.5 घंटे का काम करेंगे, तो हमने सोचा है तो 8:30 बजे बुलाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तो मजदूर हो जाएं कि भैया 1.5 घंटा की मजदूरी कर रहे हैं हम। हमारे पास आप नहीं सर, जैसे 8:30 बजे फिक्स हो जाएगा, सब कुछ ना कुछ करेंगे, इसका बंदोबस्त निकल जाएगा। बात को हम एडमिशन लेंगे तो आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है कि हम बच्चे का एडमिशन लें तो सही तरीके से कराएं। तो बात कर, इतना लेट कैसे हो गया? जल्दी खुश, इधर 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 इस क्लास। जगह है नहीं है? आपको क्या लगता है? चलिए ले लो चेयर, कल एक और बेंच लगा दूंगा मैं। ये किसका है? वेट एक और इधर लगा के मैं भी वेट बना लूं। चालू करें? चलिए एनालिसिस करते हैं टाइम। हमने ये बोला एक मिनट तो ऐसा दिखना कि वो दिखे मेरे को, नहीं तो पता चला कि गायब हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है चलेगा। चलिए यहाँ पे ये कह रहे थे बेटा कि कार्बोहाइड्रेट का जो डेफिनेशन था, वो डेफिनेशन क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। तो जिसमें हमने 3 कार्बन को लेते हुए ग्लिसरल्डिहाइड बनाया, 4 कार्बन को लेते हुए एथ्रोस थ्रियोस बनाया, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग राइबोज आया और 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नाम आया वो कौन सा है? ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज में अगर OH को इधर कर दें, इसी वाले सेकंड पोर्शन को OH को इधर कर दिया जाए, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ हो गया CH2OH, ये OH, ये OH, ये H, और इधर हो गया OH और ये H। पास में आगे ये भी है। चले जल्दी आ जा, कहीं इसको भी जगह दो भाई, यहाँ बैठ जा। चलो मेरे ख्याल से यही लास्ट होगा। कहीं तो जगह दे दो, यहाँ बैठ जाना। उधर से चेयर ला दे यार जरा दूर। आज लग रहा है कुछ क्लास चल रही है ना जी। चलिए तो यहाँ पे ये कह रहा था बेटा कि OH OH H H, इधर मैंने इस OH को इधर कर दिया था, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ आपके पास H है, ये H है और ये आपका OH है। इस मॉलिक्यूल का जो नाम होता है वो होता है मैनोज। ये हो गया आपका डी मैनोज। तो आपके काम का 6 कार्बन में ये 2 स्ट्रक्चर है, एक आपका ग्लूकोज है, एक आपका मैनोज है। बस में आगे, लेकिन डेफिनेशन में आपने लिखा था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो जितने भी हमने एग्जांपल बनाए वो एग्जांपल किसके हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के हैं, इसमें कोई भी कीटोन नहीं है। बस में आगे, तो कीटोन का एक एग्जांपल जो आपको दिमाग में बैठाना है वो आपका है फ्रक्टोज। बस में आगे, तो फ्रक्टोज में होगा गया, यहाँ हो जाएगा आपका CH2OH, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और 1 2 3, और यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ हो गया OH,
ये आपका OH, ये आपका H, यहाँ OH, ये H और ये H। बस में आगे ये जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा है? डी फ्रक्टोज। क्लियर है ना? और अगर आप ध्यान से देखो तो इतना स्केलेटन सब में कॉमन है। अगर आप इतने को ध्यान से देखो, इतने को ध्यान से देखो तो क्या सब में कॉमन है या नहीं है? क्लियर? तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पर CH2 OH OH H इतना याद कर लो। एक बार OH इधर कर दिया तो ग्लूकोज हो गया, एक बार OH इधर कर दिया तो मैनोज हो गया, और इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कीटोन बना दिया तो आपका फ्रक्टोज हो गया। याद रहेगा? चल बनाओ, देखो। चलिए, इतने स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। बस में आगे पहले तो डेफिनेशन याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन करिए तो क्या डिफाइन करना है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। नॉर्मली इंसान ऑप्टिकली एक्टिव छोड़ देता है और केवल बोल देता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। बस में आगे, लेकिन अगर मैं केवल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बना दूं तो ऐसे कह दूं कि CH2 OH और यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 OH ऐसे बना दिया, तो क्या पॉलीहाइड्रोक्सी है या नहीं है? और कीटोन है या नहीं है? तो क्या डेफिनेशन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है? लेकिन क्या ये शुगर है? नहीं। हमने क्या बोला? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। बस में आगे, तो पूरा डेफिनेशन क्लियर हो कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन उसको क्या बोलना है? शुगर्स है। बस में आगे, छोटे में शुगर्स और बड़े में हो जाए लंबी चेन बना दी चली जाए तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। चलिए एनालाइज करिए। इसमें 3 कार्बन के कोरोस्पॉन्डिंग ग्लिसरॉल्डिहाइड, 4 के कोरोस्पॉन्डिंग एथ्रोस थ्रियोस, 5 के कोरोस्पॉन्डिंग राइबोस, 6 के कोरोस्पॉन्डिंग ग्लूकोस मैनोज और फ्रक्टोस। फिर से बोल रहा हूं, इतना स्ट्रक्चर और नाम आपको क्या करना है? याद करना है। बस में आगे इसके अलावा भी होगा, जैसे इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है। तो आपको मालूम है फॉर्मूला 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 4 आंसर कितना होगा? 16। तो 16 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, जिसमें 8 में आपका OH राइट वाला इधर होगा और 8 में आपका उधर होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग 16 स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब इनडायरेक्टली 16 नाम आएंगे। तो मिरर इमेज को थोड़ी देर हटा भी दें तो 8 तो नाम आने ही वाले हैं, लेकिन उस 8 में आपके काम का जो है वो कौन सा है? ग्लूकोज है और मैनोज है। इस तरह इसके अंदर देखो तो 1 2 3 कार्बन है, तो 2 टू पावर 3 कितने हो गए? 8। तो 8 के कोरस्पॉन्डिंग 4 और 4 उसका मिरर इमेज, तो 4 नाम तो यहां भी आने वाले हैं। बस में आगे, लेकिन अब काम का केवल कौन सा है? फ्रक्टोज। डम्स क्लियर है? तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं, इतना स्ट्रक्चर और नाम आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। डम्स क्लियर? अब जरा इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए एनालाइज करो बेटा। कार्बोहाइड्रेट को 3 रूप में क्लासिफाई किया गया है। एक जिसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलना है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। एक जो बोलना है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। और एक नाम देना है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। चलिए थोड़ा समझिएगा। ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड है इसमें 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक हो सकता है, मतलब C3 C4 C5 C6 और यहाँ C7। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड आपने बनाया उसमें कार्बन कितने थे? 3। बस में आगे, जो आपने एरिथ्रोज थ्रियोज बनाया उसमें कार्बन कितने थे? 4। जो आपने राइबोस शुगर बनाया उसमें कार्बन कितने थे? 5। जो ग्लूकोज मैनोज फ्रक्टोज बनाया उसमें कार्बन कितने थे? 6। ठीक है, 7 वाले भी होते हैं, आप में दिखता नहीं है। बस में आगे चलिए, 3 वाले को जो नाम देते हैं वो बोलते हैं ट्राइयूज शुगर है। 4 वाले को नाम देते हैं टेट्रोज शुगर है। 5 वाले को नाम देते हैं पेंटोज शुगर है। 6 वाले को बोलते हैं हेक्सोज शुगर है और 7 वाले को बोलते हैं हेप्टोज शुगर है। बस में आगे, जिसमें 3 कार्बन होगा जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड उसको क्या बोलना है? ट्राइयोज शुगर है। 4 वाले का नाम क्या हो गया? टेट्रोज शुगर है।
5 का नाम पेंटोस शुगर है, 6 का नाम हेक्सो शुगर है और 7 का नाम हेप्टोस शुगर है। दूसरा, कुछ ऐसे थे जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप था, कुछ ऐसे थे जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप था। बस में आगे, तो अगर कार्बन 3 है और एल्डिहाइड है तो इसको ऐसा भी कह सकता है कि एल्डो ट्राइओस शुगर। बस में आगे, इसको बोल सकते 4 होगा तो टेट्रो ट्राइओस शुगर, सॉरी टेट्रो आपका एल्डोस शुगर, ये पेंटो एल्डोस शुगर, हेक्सो एल्डोस शुगर, हेप्टो एल्डोस शुगर। मतलब एल्डिहाइड होगा तो एल्डोस शुगर बोलेगा और अगर कीटोन होगा तो कीटोस शुगर बोलेगा। जैसे मतलब फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज के अंदर जो कहानी है, इस कहानी में है क्या, कीटोन है और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो क्या बोलोगे हेक्सो कीटोस शुगर। बस में आगे, इसको क्या बोलोगे हेक्सो कीटोस शुगर। और इसके अंदर एल्डिहाइड है तो नाम क्या दोगे एल्डो हेक्सो शुगर। ठीक है, तो एल्डो मतलब एल्डिहाइड के कॉरस्पॉन्डिंग और कीटो मतलब कीटोन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो कीटो हेक्सोस बोलो, हेक्सो कीटोस बोलो, बात एक ही आएगा। इस तरह यहाँ पे एल्डो हेक्सोस बोलो या आपका हेक्सो एल्डोस बोलो, दोनों एक ही चीज है। बस में लिखने के लिए कुछ लोग एल्डो पहले लिख लेते हैं हेक्सो बाद में, कुछ हेक्सो पहले एल्डो बाद में। बस में आगे, तो एल्डो हेक्सोस बोल सकते हो, इसको कीटो हेक्सोस बोल सकते हो। डिफरेंस क्लियर है? चलिए लिखिए, आपका मोनोसेकेराइड कितने हैं, इसके अंदर 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक वैरी करेगा। चलो लिखो, बनाओ। आगे बढ़े, चलिए 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक वैरी करेगा। 3 का नाम क्या हो गया ट्राइओस शुगर। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लिसरॉल्डिहाइड किसका एग्जांपल है, ट्राइओस शुगर। ठीक है, एरिथ्रोज किसका एग्जांपल है, टेट्रोस शुगर। और आपका जो आपका राइबोस था वो किसका एग्जांपल है, पेंटोस। ग्लूकोज मैनोस फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है, हेक्सोस शुगर। इसी में अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोहेक्सोस, कीटोन है तो कीटोहेक्सोस। कोई दिक्कत? चलिए अब समझिएगा, मोनोसेकेराइड, इसमें हमने ये बोला कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेकर 7 तक वेरी करता है। इसमें आगे, ये सबसे छोटा यूनिट है, इसको फर्दर अगर पानी में डाला जाए तो इससे और छोटा नहीं आएगा। बस में आगे, मतलब मोनोसेकेराइड क्या हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बस में आगे, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ऐसा दिमाग मत लगाइएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेकर 7 तक वेरी करता है। बस में आगे, इसको फर्दर छोटा नहीं कर सकते हो, इसको फर्दर छोटा नहीं कर सकते हो, या इनको फर्दर छोटा नहीं करना है। तो जो मोनोसेकेराइड का डेफिनेशन देना है तो आपको क्या बोलना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एज मोनोसेकेराइड। इट विल हैव 3 to 7 नंबर ऑफ कार्बन। याद रहेगा? चलिए इसके नीचे लिख लो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। चलिए अब दिमाग बिठाइए, ओलिगोसेकेराइड। अब ये ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड होता है 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, मोनोसेकेराइड यूनिट अगर आपस में कंबाइन हो जाए तो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसी का नाम क्या है, ओलिगोसेकेराइड। बस में आगे, इसे ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में कंबाइन करके बनाएगा मैनोज, तो मैनोज कौन सा है, ओलिगोसेकेराइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन करके बनाएगा सुक्रोज। बस में आगे, तो सुक्रोज कौन सा है, ओलिगोसेकेराइड। तो इस ओलिगोसेकेराइड में, आजा तू भी आजा, इस शेयर को लेके इधर आ जा तू, कुछ तो करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, तो बैठ जल्दी बैठ। चलिए, तो यहाँ पे हमने ये बोला था कि ओलिगोसेकेराइड में नंबर, बैठ भाई जल्दी, नहीं नहीं खड़े कैसे सही उधर ले ले इसको, थोड़ा सा उधर कर ले, 1.5 घंटा खड़ा कैसे रहेगा, तो पनिशमेंट थोड़ा मिल रहा है। अरे आज तो बैठ, कल कुछ बंदोबस्त करूंगा मैं, बैठ जा, क्योंकि आज कल डाटा ही मालूम नहीं था कितने आएंगे चलिए आते हैं, ओलिगोसेकेराइड। इसमें मैंने क्या बोला कि 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं तो उसी का जो नाम, ये बड़ा नाम आता है, वो कौन सा है, ओलिगोसेकेराइड। इस ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड ज्यादा कॉमन है। बस में आगे, जब 2 मोनोसेकेराइड सेम या डिफरेंट आपस में कंबाइन करता है तो कंपाउंड कौन सा है, डाइसेकेराइड। लेकिन इसमें
अगर डेफिनेशन दो ओलिगोसैकेराइड का तो क्या बोलना है, 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन करेगा तो कौन सा बन गया, ओलिगोसैकेराइड। बस में आगे। और जब पॉलीसैकेराइड की बात करोगे तो क्या बोलना है, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कि अगर ये 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन करे तो नाम कौन सा आएगा, पॉलीसैकेराइड। और 3 एग्जांपल आपको ओलिगोसैकेराइड का याद रखना है और 2 एग्जांपल आपको पॉलीसैकेराइड का याद रखना है। तो बताओ कौन सा एग्जांपल ओलिगोसैकेराइड का याद रखना है, सुक्रोज, एक एक करके। तो एक नाम सुक्रोज ये याद रखना है, दूसरा माल्टोज, अभी मैंने बोला भी था माल्टोज याद रखना है, तीसरा लैक्टोज। लैक्टोज क्या, लैक्टोज ही आपका मोनोसैकेराइड है। बस में आगे। तो इसका 3 आपका ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये याद रखना है। और जब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड तो 2 नाम याद रखना है, पहला कौन सा है, स्टार्च, पहला स्टार्च याद रखना है, दूसरा सेलुलोज। एग्जाम्पल इसको बना लो, लिख लो। बन गया। चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमने डेफिनेशन आपको दिया बेटा कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन दिया कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। दूसरा हमने ये बोला कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरह से क्लासिफाई होगा, एक होगा मोनोसैकेराइड, एक होगा ओलिगोसैकेराइड, एक होगा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करें, इससे छोटा नहीं होगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेकर 7 तक वेरी करेगा। ठीक है, 3 को ट्राइओस, 4 को टेट्रोस, 5 को पेंटोस, 6 को हेक्सोस, 7 को हेप्टोस कहते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो ट्राइओस कह सकते हो, ये एल्डो टेट्रोस कह सकते हो, एल्डो पेंटोस कह सकते हो, एल्डो हेक्सोस कह सकते हो, एल्डो हेप्टोस कह सकते हो। कीटोन है तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपका कीटो और आपका टेट्रोस, यहाँ पे पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस लगा लोगे। ओलिगोसैकेराइड में कॉमन आपका डाइसैकेराइड है, 3 आपको याद रखना है, सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन में 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन करेगा। और पॉलीसैकेराइड में 2 याद रखना है, स्टार्च, सेलुलोज, लेकिन डेफिनेशन में कि 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में कंबाइन करें तो कौन सा हो गया, पॉलीसैकेराइड। बस में आगे। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ग्लाइसरल्डिहाइड के अंदर 1 कायरल कार्बन, यहाँ 2 कायरल कार्बन, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 ऐसे आएंगे तो नंबर ऑफ कंपाउंड क्या होगा, ये बढ़ेगा। बस में आगे। उसी में हमने ग्लूकोज, अमाइनोज 2 एग्जांपल मैंने दिखाया। लेकिन टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर 16 है तो 8 नाम होगा ना। बस में आगे। तो वो नाम केवल मैं आपको दिखा रहा हूं क्या क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है। बस में आगे। तो अगर मैं बात करता हूं 1 कायरल कार्बन, तो 1 कायरल के कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग एक नाम आया ग्लिसरल्डिहाइड, 2 कायरल कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग आया एरिथ्रोज, थ्रियोज, 3 कायरल कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग आता है राइबोज जो आपने लिखा था, एक आता है एराबिनोज, एक आता है लाइजोज, एक आता है लाइसोस, ऐसा बोल, जाइलोस और लाइसोस ऐसा बोल सकते हो। इसी तरह जब हम 6 कार्बन वाले कंपाउंड के कोरस्पॉन्डिंग आते हैं तो एक नाम कौन सा आता है, एलोज, एक नाम आता है एल्ट्रोज, एक नाम आता है ग्लूकोज जो आप देख रहे थे, एक नाम आता है मैनोज। इन्हीं दोनों के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करवाया था। बस में एक नाम आता है ग्लूकोज, एक नाम आता है आइडोज, एक नाम आता है गैलेक्टोज और एक नाम आता है टेलोज। थोड़ा बहुत इसका भी इन्वॉल्वमेंट हम कहीं ना कहीं करेंगे। इसमें आगे जो हम आपका लैक्टोज शुगर बनाएंगे तो उसमें इसको और इसको जोड़ने की बात करेंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखो। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। इसको देखो तो नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। तो 4th वाले कार्बन पे आप डिफरेंस को देखने की कोशिश करो, क्या 4th वाले कार्बन पे डिफरेंस है या नहीं है, और बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। अगर इधर देखो तो OH H, इधर भी देखो OH H, इधर देखो OH, इधर भी देखो OH। बस में आगे। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, 4th पे। तो सेकंड पे अगर डिफरेंस आता है तो ग्लूकोज अमाइनोज बनता है, और 4th पे अगर डिफरेंस आता है तो ये आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनता है। बस में आगे। फिर से दिमाग में बैठा लो। सेकंड पे अगर डिफरेंस आया, सेकंड पे डिफरेंस आया, ग्लूकोज का डिफरेंस मान लेना, और इसके बेसिस सेकंड कार्बन पे अगर डिफरेंस आया तो नाम कौन सा है, मैनोज, और 4th पे अगर डिफरेंस आया तो नाम कौन सा है, गैलेक्टोज। इसमें आगे। तो कम से कम ये भी आपको दिमाग में रखना है, आगे लैक्टोज में इसको मैं यूज करूंगा। बस में आगे चलिए। और एक नाम जो आता है वो कौन सा है, टैलोज। क्लियर। तो ग्लिसरल्डिहाइड में इनडायरेक्टली बोला जाता है 1 कायरल कार्बन था, इरिथ्रोज थ्रियोस में 2 कायरल कार्बन था, राइबोस में 3 कायरल कार्बन था, और ये जितने एग्जाम्पल हैं इसमें कितने कायरल कार्बन है, 4। बस में आगे। तो ये सारे एग्जाम्पल अभी आपने एल्डोज का देखा है। अगर कीटोज का देखें और उसमें देखें कि क्या क्या नाम आता है, तो एक आता है आपका राइबोलोज,
एक नाम आता है आपका ये जाइलुलोज, एक नाम आता है ये आपका पी साइलेंट है सिकोज, ये आपका फ्रक्टोज जो मैंने लिया था, एक आपका सोर्बिलोज और एक आपका टैगेटोज। तो इस तरह का कुछ नाम आता है, लेकिन आपके काम का कौन सा है? केवल और केवल फ्रक्टोज। हमारे काम का कौन सा है ये कौन डिफाइन करेगा? हमारा सिलेबस। बस में आगे कौन डिफाइन करेगा? हमारा सिलेबस। और हमारा सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी। बस में आगे तो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द हमको घूमना है, और जो उसके इर्द गिर्द घूमना है तो उनके सिलेबस में है कौन सा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज। बस में आगे चलिए, तो मोनोसैकेराइड की दुनिया यहां पर हो जाती है खत्म। बस में आगे अब कुछ टर्म्स जो दिमाग में बैठाना है। एक टर्म कौन सा हो गया? इपिमर। लिखिए, हेडिंग डालिए इपिमर। ये टर्म्स आपसे आईटी मेडिकल सब पूछता है बेटा, ठीक है, दिमाग में बैठाइए इपिमर। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ग्लूकोज का, ध्यान से देखना। CHO 1 2 3 4, यहां दे दिया था CH2OH, ये आपका OH, ये आपका OH, ये H, ये आपका OH, H, यहाँ OH, H और ये H। ये मॉलिक्यूल कौन सा है? डी ग्लूकोज, ये ले लिया। और सेकंड कायरल कार्बन पे अगर मैं चेंज करता हूं, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ OH, ये OH, ये H। तो इतने में कोई चेंज नहीं है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, इसी OH को इधर कर दिया, ये OH इधर, ये H इधर। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? मैनोस। ये हो गया आपका डी मैनोस। चलिए समझिएगा, क्या यहाँ पे मिरर डालें तो क्या ये मिरर इमेज है? नहीं। और अगर मिरर इमेज नहीं है तो क्या ये इनेंसमर है, डायस्टेरिमर है? डायस्टेरिमर। मतलब अब डेफिनेशन कि 2 डायस्टेरिमर्स ऑफ डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल कौन सा है? ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल कौन सा है? मैनोस। तो 2 डायस्टेरिमर्स of different sugar molecule which differ at only one chiral center. बस में आगे, 2 diastereomers of sugar molecule which differ at only one chiral center are called as ipimer. बस में आगे, तो एक हमने ले लिया ग्लूकोज, एक ले लिया मैनोस। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? केवल एक कायरल कार्बन पे है, और कायरल कार्बन का नंबर कौन सा है? 2। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। तो क्या बोलोगे? C2 इपिमर है। अगर मैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज लेता तो डिफरेंस कहाँ आता? 4। तो क्या बोलना था? C4 इपिमर है। इसी तरह डिफरेंस आपका 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है। तो इसी के बेस पर नाम हो सकता है C2 इपिमर, C3 इपिमर, C4 इपिमर, C5 इपिमर। C6 इपिमर हो सकता है? नहीं, नहीं। क्यों? कायरल कार्बन ही नहीं है। तो हम डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो डेफिनेशन क्या निकला? 2 diastereomers of different sugar molecule which differ at only one chiral carbon are called as ipimer. याद रहेगा? चलो पॉइंट के रूप में लिखो, लिखो। अब तो खड़ा होकर लिखेगा आज। तेरी पनिशमेंट भी है और जगह भी नहीं है। चल आजा, जल्दी आजा। लिखिए, डेफिनेशन के रूप में लिखिए, 2 diastereomers अंदर से चेयर लिया, चल उधर से चेयर लेते हैं। 2 diastereomers, 2 diastereomers of different sugar molecules, 2 diastereomers of different sugar molecules which differ at only one chiral center. 2 diastereomers, लेकिन इसको खोल दे बेटा, मतलब ये आवाज इधर उधर आएगी, इसको बंद कर ले, तू अंदर आया। आजा आजा आजा। उस चेयर को छोड़ दे, ये चेयर ले ले, वो सेम ही तो है। आजा, चल भाई जगह दो भाई उसको। ये बेचारी पतली दुबली दब जाएगी। अरे रहने दे, पहुंचा दिया चेयर। चलिए अब आते हैं, कंसंट्रेट करिए। डेफिनेशन भी आइए। हमने क्या बोला? 2 diastereomers of different sugar molecule
which differ at only one chiral center are called as epimer. चलिए लिखिए, two diastereomers of different sugar molecule which differ at only one chiral center are called as epimer. अब एग्जांपल इसको बना लो। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में कुछ डेफिनेशन है वही आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आगे एपिमर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। हाँ, टू डायस्टेरियोमर्स ऑफ डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल व्हिच डिफर एट ओनली वन कायरल सेंटर आर कॉल्ड एज एपिमर। ठीक है, इसके नीचे लिख सकते हो C2 एपिमर, C2 एपिमर। अगर सेकंड कार्बन पे डिफरेंस है तो C2 एपिमर है, थर्ड पे डिफरेंस है C3 एपिमर, फोर्थ पे है C4। ठीक है, आगे बढ़े। चले फिर से बोल रहे हैं, डेफिनेशन दिमाग बैठाइए। टू डायास्टेरियोमर्स ऑफ डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल which differ at only one chiral center are called as epimer। और जिस chiral center पर डिफरेंस होगा उसी के बेसिस में नाम दे देते हैं कि C2 पे डिफरेंस है तो C2 एपिमर है, C3 पे डिफरेंस है तो C3 एपिमर है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कोचिंग वाले, वो दिमाग में बैठाइए। एक हो सकता है राइबोस को दे दें, एक हो सकता है अरेबिनोज को दे दें। इसमें अगर ध्यान से देखो तो क्या सेकंड पोजीशन पे अंतर है या नहीं है, तो क्या बोल सकते हो C2 एपिमर है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में बैठा सकते हो। इसी तरह यहां मैंने लिया, एक ले लिया आइडोस और एक ले लिया टेलोस। इसको ध्यान से देखो, क्या थर्ड वाले कार्बन पे 1 2 3 इस पे अंतर है या नहीं है, और बाकी सबको सेम है। बस में आगे इसी तरह यहाँ जो जो आपने देखा है ग्लूकोज अमीनोज, तो क्या इसमें C2 वाले कार्बन पे अंतर है या नहीं है, तो कौन सा हो गया C2 एपिमर। इसी तरह हमने लिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो फोर्थ वाला कार्बन 1 2 3 4, फोर्थ वाले कार्बन में देखो तो क्या यहाँ पे डिफरेंस है या नहीं है, इसको क्या बोलोगे C4 एपिमर। बस में आगे तो मेनली अगर आपसे क्वेश्चन रियल में आईटी पूछे या मेडिकल पूछे तो दो ही पूछ सकता है बेटा, एक पूछ सकता है आपका ग्लूकोज अमीनोज वाला और एक पूछ सकता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज वाला। लेकिन आप जिस जगह पे हो वो जगह क्या है, खतरनाक है। और जो खतरनाक है तो उधर आपने जितने स्ट्रक्चर देखे थे उसमें कोई भी पकड़ लेगा और कोई भी पकड़कर क्वेश्चन बना लेगा। बस में आगे तो इसीलिए बच्चों को लेवल ही समझ में नहीं आता कि आएगा क्या। बस में आगे, लेकिन आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में ग्लूकोज है, मैनोज है और आपका गैलेक्टोज है। बस में आगे तो एक बार फिर से डेफिनेशन पे आ जाओ। तो डेफिनेशन मैंने क्या बोला इसके लिए, क्या बोला, टू डायास्टेरियोमर्स of different sugar molecule which differ at only one chiral center are called as epimer। बताओ इसमें कोई दिक्कत? गुड। चलिए अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के हिसाब से क्या लग रहा है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लग रहा है ना, कहीं रिएक्शन आया, लेकिन पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री क्लास में भीड़ लगी है तो कहीं केमिकल रिएक्शन तो आया नहीं। और जो केमिकल रिएक्शन आया नहीं तो कहानी में अब जो किरदार आएगा वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। चलिए समझिएगा, अगर मैं केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज की बात करता हूं तो है क्या, CHO है 1 2 3 4 और यहाँ आपका CH2OH है, यहाँ आपका OH है, OH है, H है, OH है, H है, यहाँ OH, यहाँ H और ये H। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, डी ग्लूकोज। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम ही है डी ग्लूकोज है। ठीक है, डी ग्लूकोज। चलिए एनालाइज करिए, इस डी ग्लूकोज के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड के जो रिएक्शन आपने पढ़े हैं वो यहाँ आपको दिखाई देने वाले हैं। दूसरा क्या है, एक अल्कोहल है तो अल्कोहल का जो केमिकल रिएक्शन पढ़ा है वो यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो कोई नई चीज नहीं है, बायोमोलिक्यूल में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बचाते हैं, रिएक्शन तो वही होता है जो पहले आपने पढ़ा है। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ऑर्गेनिक पढ़ाई है उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया है, पहले अल्कीन अल्काइन का रिएक्शन पढ़ाया है, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन आपको पढ़ाया है, फिर हमने आपको रिडक्शन पढ़ाया है, फिर हमने उसके बाद आपको अल्कीन पढ़ाया है, उसका पूरा एरोमेटिक एक साथ पढ़ाया है, जिसमें बेंजीन था, अल्काइल बेंजीन था, हेलो बेंजीन था, फिनॉल था, एनिलीन था, पूरा एरोमेटिक आपने एक साथ पढ़ाया है, ये तो पढ़ाया है। उसके बाद आपने आपको टेट्राहेड्रल कार्बन का अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिर ईथर, फिर बाद में अमीन्स, ये हमने आपको पढ़ाया है।
उसके बाद हमने आपको लास्ट पढ़ाया एल्डिहाइड, कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड अमाइड, इन सब की कहानी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, ये तो पढ़ी है। तो इसी सीक्वेंस में कहीं ना कहीं आप रिएक्शन को पढ़ने वाले हो। जो लोग नहीं पढ़े हो उनके लिए, जो पढ़ चुके हो उनके लिए ये मालूम है। सोचिएगा, अल्कीन अल्काइन के किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो आपने 16 रिएक्शन पढ़े थे, उसमें कहीं भी एल्डिहाइड अल्कोहल था? नहीं था। बताओ पहला रिएक्शन कौन सा था? HX, दूसरा वाटर, तीसरा अल्कोहल, चौथा हेलोजिनेशन, पांचवा अलग अलग हेलोजिनेशन, छठा NOx, सातवां HX, आठवां ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, नवा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, दसवां हाइड्रोबोरेशन, हाँ रिडक्शन, फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर हाँ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, फिर हाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट। तो ये आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिया था, उसका कौन सा था? HBr पेरोक्साइड। ये आपका कौन सा था? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फिर कौन सा था? NBS। फिर ब्रोमीन हाई टेम्परेचर। तो सारा का सारा रिएक्शन अल्कीन अल्काइन का था, उसमें कहीं भी दूर दूर तक एल्डिहाइड और अल्कोहल नहीं था। बस में आगे उसके बाद आपने पढ़ा था ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हमने पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन पढ़ाया था, फिर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया था, फिर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ाया था, फिर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन पढ़ाया था। अब पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ऑक्सीडेशन था, सारा ऑक्सीडेशन में एक साथ देख लिया था। तो क्या कहानी में एल्डिहाइड है या नहीं है? और जो कहानी में एल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेशन वाला काम करेंगे। बस में आगे तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में कुछ नाम मैंने लिखवाए थे। पहला कौन सा था? टॉलेंस रिएक्शन, दूसरा पैलिंग सोल्यूशन, तीसरा बेनेडिक्ट सोल्यूशन, चौथा सेफ रिएक्शन। तो इसका इसके ऊपर भी टॉलेंस रीजन डालोगे तो होगा क्या? इसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और नीचे की पूरी दुनिया सेम। मतलब इसे R मान लेना है और इसका ऑक्सीडेशन करा देना है और ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। तो अगर मैं इसके ऊपर टॉलेंस रिएजेंट डालूं तो होगा क्या? इसी एल्डिहाइड को आपने एसिड में कन्वर्ट कर दिया और बाकी सारी दुनिया ऐसे ही छोड़ दिया। ये CH2OH, यहाँ आपका OH, ये आपका OH, ये H, ये आपका OH, ये H, ये आपका OH, H और H। ऐसे बना या नहीं बना? बनिए। चलिए इंपॉर्टेंट चीज, मेरे दिमाग में है कि मुझे कितना लिखना है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं है कि मुझे कितना लिखना है। तो आप नोट्स कैसे बनाओगे? मैं एरो ऐसे बनाऊंगा, लेकिन आप किनारे एक जगह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना और स्ट्रक्चर बना के आप एरो ऐसे बनाना कि जितना भरना होगा वो लगातार भरते चले जाएंगे। बस में आगे जैसे यहाँ आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया, अब आगे एरो लिखते हुए यहाँ टॉलेंस रीजन लिख लो और आगे रिएक्शन बनता चला जाएगा। बस में आगे, लेकिन हमें मालूम है कि मुझे कितना लिखना है, तो मैं यहाँ से एरो खोल के उतना बना सकता हूँ ना। चलिए लिखो कि इसके ऊपर टॉलेंस रीजन डालोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? हाँ, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट डालने से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। जो मीडियम बेसिक होता है, इसलिए कहीं कहीं आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो एक रिएक्शन हो सकता है टॉलेंस रिएजेंट का। दूसरा, अगर इसकी जगह अगर आप ब्रोमीन वाटर भी डाल दो तो ब्रोमीन वाटर भी इसका ऑक्सीडेशन कर देता है और ऑक्सीडेशन करके इसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब अगर टॉलेंस रिएजेंट डालें तो भी यही बनाना है, और इसके ऊपर ब्रोमीन वाटर डालें तो भी इसका ऑक्सीडेशन करके यही बनाना है। याद रहेगा, जब ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो पूरी तरह से एसिड दिखाई देता है, लेकिन जब कभी टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो हो सकता है आपको सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे। बस में आगे, लेकिन दोनों का काम वही है बेटा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाना। बस में आगे, अगर इससे स्ट्रॉन्ग अगर मैं नाइट्रिक एसिड डालता हूं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो होता क्या है कि वो इसका भी ऑक्सीडेशन करता है और इसका भी ऑक्सीडेशन करता है। मतलब ऊपर वाले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होगा और जो प्राइमरी अल्कोहल है इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के कोरस्पॉन्डिंग ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के कोरस्पॉन्डिंग ये भी बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और बाकी सबको सेम है, तो बाकी सबको सेम है मतलब यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और यहाँ H, ये बनाना है। तो IIT ने एडवांस में 2023 में इस रिएक्शन को यूज किया है कि जब इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डालोगे तो इसे क्या बनाना है? इससे हमें ये बनाना है,
और पास्ट में आईटी ने, मेडिकल ने, सबने लगभग इसको यूज किया है कि इसको टॉलरेंस रीजन डालें तो क्या बनेगा, या ब्रोमीन वाटर डालें तो क्या बनेगा, याद रहेगा। अब इंपॉर्टेंट नाम, इस कंपाउंड का नाम क्या है और इसका नाम क्या है, सोच लो, कंफ्यूज करता है। एक ग्लूकोनिक, एक ग्लूकेरिक। तो ग्लूकोनिक कौन सा है, ग्लूकेरिक कौन सा है? कितने लोग ABCD ए से लेके Z आता है? उठा लो यार, आता है ना। N पहले आता है, R पहले आता है। N, तो N पहले आता है मतलब ये पहले वाला, और R बाद में आता है मतलब बाद वाला। बस में आगे एक का ऑक्सीडेशन कर रहे हो मतलब N लगाओ, और दोनों का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं मतलब R लगाओ। बस में आगे, तो इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड, और इसका नाम क्या है, ग्लूकेरिक एसिड। लिख लो, ग्लूकोनिक एसिड, और इसका नाम क्या है, ग्लूकेरिक एसिड। और इसी को कभी कभी सैक्रिक एसिड भी कहते हैं, सैक्रिक एसिड। तो सैक्रिक एसिड का नाम से हो सकता है कोचिंग वाले को परेशान कर दें, एनसीईआरटी लिखा भी है, हो सकता है दे भी दे। तो सैक्रिक एसिड आपका ग्लूकेरिक एसिड है, सैक्रिक एसिड ग्लूकेनिक एसिड नहीं है। बस में आगे याद रखिएगा, ग्लूकेनिक अलग है और ग्लूकेरिक अलग है। बस में आगे, तो ऑक्सीडेशन में 3 ऑक्सीडेशन आपने देखा, पहला किसके द्वारा, टॉलरेंस रिएजेंट, दूसरा किसके द्वारा, ब्रोमीन वाटर, तीसरा किसके द्वारा, नाइट्रिक एसिड। बस में आगे चलिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आपने देख लिया, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने देख लिया। अब हमारा मन कर रहा है कि इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ें और कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हुए इनका भी ऑक्सीडेशन कराएं। कोई रिएजेंट आपने पढ़ा है क्या जिसमें, हाँ, जिसमें आपने 3 जगहों पे ऑक्सीडेशन कराया होगा, जिसमें अगल बगल 2 CO हो तब कराते हैं, अगल बगल जो 2 आपका OH हो तब कराते हैं, और अगल बगल CO के बगल में कार्बन पे OH हो तब कराते हैं। कुछ याद आया, कौन सा था, HiO4। तो HiO4 के द्वारा इसको तोड़ देना है और यहाँ OH और यहाँ OH लगा देना है, ये तो करना है। तो जब यहाँ OH लगाओगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपने HiO4 का रिएक्शन कराया तो होगा गया, यहां से फॉर्मिक एसिड बन गया, ये भी फॉर्मिक एसिड बन गया, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो कितने फॉर्मिक एसिड, 1 2 3 4 5, तो 5 फॉर्मिक एसिड हो गए, और कितने फॉर्मल्डिहाइड, 1। तो यहाँ की कोरस्पॉन्डिंग आपको 5 बनाना है फॉर्मिक एसिड और 1 बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो आईटी ने पास्ट में इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा है, तो भी एक चेयर लेके आ जा। सब बारी बारी से आ रहे हैं, मतलब 10 बजे क्लास चल रही है। चलिए बनाइए। तो सारे के सारे ऑक्सीडेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपटीशन में सभी को लगभग पूछा गया है। इसको तो लेकर केमिस्ट्री, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, उसके लिए कभी क्वेश्चन बना चुका है। बस में आगे एकदम अच्छी तरह दिमाग बैठाइएगा कि एडवांस में इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा है। क्लियर, मेन में इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एडवांस में इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा है। एनालाइज करिए, ऑक्सीडेशन में पहला नाम किसका आया, टॉलरेंस, दूसरा किसका आया, ब्रोमीन वाटर, तीसरा किसका आया, नाइट्रिक एसिड, चौथा किसका आया, HiO4। आजा जल्दी आजा। शुरू में लग रहा था कि बेंच लगवा दें, मुझे लगा पहले देख लेते हैं कितने पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ऑर्गेनिक क्लास चली नहीं थी, तो पता चला छुट्टी उट्टी मार रहे हो। चल बैठो बेटा, बैठ भाई, सब दिखेगा, सब दिख जाएगा थोड़ा। थोड़ा सा इधर उधर पिक्चर के लिए चेहरा घुमा लेना तुम लोग। चलिए आगे बढ़े, साफ है। चलिए इसी से बाद में तुम लोग ये रिवीजन भी होगा, इसलिए भी प्रॉपर बनना चाहिए बेटा। चलिए एनालाइज करिए। तो एक हमने ऑक्सीडेशन कराया टॉलरेंस रिएजेंट के द्वारा, एक ऑक्सीडेशन कराया ब्रोमीन वाटर के द्वारा, एक ऑक्सीडेशन कराया नाइट्रिक एसिड के द्वारा, एक ऑक्सीडेशन कराया HiO4 के द्वारा। इधर अगर इनके अलावा फेलिंग सॉल्यूशन लिख ले तो क्या करना है, तो यही करना है। बस में आगे, मतलब इसकी जगह अगर वो फेलिंग सॉल्यूशन भी लिख दे तो भी क्या करना है, हमें इसी का ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट कर देना है। मतलब अगर केवल वो CHO का ऑक्सीडेशन चाहता होगा तो 3 रिएजेंट यूज करेगा,
एक यूज करेगा सबसे ज्यादा कॉमन टॉलेंस रिएजेंट, या दूसरा ब्रोमीन वाटर। ये थोड़ा इनको हटाना चाहे तो यूज कर सकता है फेलिंग सोल्यूशन। बस में आगे, अगर वो चाहता है कि एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल दोनों का ऑक्सीडेशन हो तो यूज क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड। और अगर चाहता हो कि बॉन्ड को तोड़ा भी जाए तो यूज क्या करेगा, HiO4। तो ऑक्सीडेशन की दुनिया इतनी खत्म। बस में आगे, ऑक्सीडेशन की कहानी आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या आएगा, रिडक्शन। बस में आगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन में कहानी में दो किरदार हैं, एक किरदार एल्डिहाइड का है और एक किरदार अल्कोहल का है। और एल्डिहाइड का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिस्टम में मौजूद है। तो क्या उसमें हाइड्रोजन को जोड़कर उसे अल्कोहल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो स्पेसिफिक एल्डिहाइड के लिए कौन सा रिएजेंट था, एल्डिहाइड की रिडक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज किया है, चलिए बोलते हैं। रिडक्शन में सबसे पहला कौन सा था, H2NiPdPt। दूसरा कौन सा था, H2Pd बैरियम सल्फेट। तीसरा कौन सा था, H2Pd बैरियम सल्फेट। पहला लिंडलार, दूसरा रोसेनवॉल्ड। फिर कौन सा था, सोडियम लिक्विड अमोनिया। ये चारों मैंने किसके लिए मेनली लिखवाया था, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के लिए। एक भले एसिड हैलाइड बीच में आ गया था, लेकिन कहानी मेन क्या था कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को सिंगल बनाना है, या ट्रिपल को डबल पर रोकना है सिस, या ट्रिपल को डबल बनाना है ट्रांस, ये तो था। उसके बाद हमने एल्डिहाइड कीटोन वाला पकड़ा था, कार्बोनिल वाला। तो कार्बोनिल में पहला नाम किसका था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा कौन सा था, सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो स्पेसिफिक अभी एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन की बात करते हैं तो इन्हीं दोनों को यूज करते हैं। तो इन्हीं दोनों में कोई भी कोई ले लेगा, और इन्हीं दोनों में कोई ले लेगा तो इसी के ऊपर अगर वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दे, इसी के ऊपर सोडियम बोरो हाइड्राइड डाल दे, तो क्या करना है, इसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देना है, और बाकी सब कुछ क्या करना है, सेम कर देना है। और जब बाकी सब कुछ सेम कर देना है तो ये हो गया CH2OH, और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ हो गया आपका CH2OH, यहाँ हो गया OH, ये हो गया OH, ये H, ये हो गया OH, यहाँ भी H, ये OH, ये H और ये H, ये बना। मतलब इतना पार्ट ये कॉमन है, बस इसी का आपने रिडक्शन करके एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ये तो बनेगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है, रुके हैं, एल्डिटॉल, जगह एल्डिटॉल। और इसी का एक और नाम होता है, वो कौन सा है, सॉर्बिटॉल। वेरी गुड, सॉर्बिटॉल। तो जो हम सिरप वगैरह पीते हैं, कफ सिरप वगैरह, उस कफ सिरप में यही पर्टिकुलर लगा होता है। बस में आगे, तो ये भी नाम आपको याद रखना चाहिए कि एल्डिटॉल क्या होता है, ये सॉर्बिटॉल क्या होता है, याद रहेगा। चलो बनाओ, लिखो। आगे बढ़े, चलो बनाओ बनाओ बनाओ। हेलो, चलिए समझिएगा। रिडक्शन में पहला मैंने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन PdPtNi, दूसरा H2Pd बैरियम सल्फेट लिंडलार, तीसरा H2Pd बैरियम सल्फेट रोशनमूल, चौथा सोडियम लिक्विड अमोनिया, पांचवा हाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर डिब्बल एच, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन, फिर वोल्टिस रिडक्शन, फिर HI रेड फॉस्फोरस, HI रेड फॉस्फोरस। सोचिए कहानी के अंदर एल्डिहाइड का रिडक्शन भी चाहते हो और चाहते हो कि अल्कोहल का भी रिडक्शन हो जाए, तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, HI रेड फॉस्फोरस। तो इसका मतलब अगर मैं इसी के ऊपर HI रेड फॉस्फोरस डाल दें तो ये CH3 CH2 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 CH3, इसका मतलब क्या हमें यहाँ पे 6 कार्बन का N हेक्सेन हमें मिला या नहीं मिला, मिला। तो कहने का मतलब ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन भी आपसे दे सकता है और रिडक्शन का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, याद रहेगा। चलो बनाओ, लिखो। चलिए अब सोचते हैं आखिर हमने इस रिएक्शन को क्यों कराया। आखिर इंसान के पास एक अच्छी चीज है, वो क्या है, दिमाग, और इंसान में एक बुरी चीज है, वो क्या है, मकार है। तो आखिर वो रिएक्शन करा रहा था, क्यों कराएगा, बिना किसी मकसद को तो कराएगा नहीं। बस में इतनी भीड़ आ गई अचानक, आज इतनी पहले कभी आई नहीं,
तो क्यों आई कि भाई बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, लोग पढ़ा देते हैं, नहीं सर पढ़ा रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। बस में आगे तो इंपॉर्टेंट है। अभी आपको दिखाऊंगा कि 2023 2024 से लेकर अब 2007 इसमें 22 क्वेश्चन पूछा है एडवांस में, और लोग इसको सोचते हैं कि बस ऐसे ही है और छोड़ देते हैं, हो जाएगा। बस में 22 क्वेश्चन आए हैं, तो सोच सकते हैं एवरेज हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आया है। बस में आगे, और मेडिकल भी लगभग हर साल पूछता है, और बोर्ड तो पूछता ही पूछता है। मतलब सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी में आप छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कोचिंग में अधिकतर आईटीएन भरे हुए हैं या इंजीनियर भरे हुए हैं, तो इंजीनियर वैसे ही ऑर्गेनिक से डरते हैं, और उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। बस में आगे, वो कहते क्या है, बायो वालों को थोप देते हैं कि बायो में तो बायो मॉलिक्यूल पढ़ लेना। अब बायो वाला केमिस्ट्री में थोप देता है, अबे केमिस्ट्री है तो क्यों बायो में पढ़ेगा, केमिस्ट्री में पढ़ लेना। तो ना बच्चा केमिस्ट्री में रह पाता है, ना बच्चा बायो में रह पाता है, और दोनों से निकल जाता है। चलिए एनालाइज करिए, आखिर इस रिएक्शन को क्यों पढ़ा। कार्बन कितना है, 6, हाइड्रोजन कितना है, 12, डीयू 1 है ना, एक ही डबल बॉन्ड है। तो कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन 1। कार्बन कितना है, 6 कार्बन आपके पास, 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन आपकी कितने हैं, 6 है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सोचिए अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो सोचिए कितने सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बन सकते हैं। 6 कार्बन के स्केलेटन, 6 की लंबी चेन बन सकती है, मतलब एन हेक्सेन हो सकता है, 2 मिथाइल पेंटेन हो सकता है, 3 मिथाइल पेंटेन हो सकता है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं ना। हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये कौन सा स्केलेटन है, बस में आइए, हमें कैसे मालूम चलेगा ग्लूकोज का 6 कार्बन लंबी चेन बना लिया है, ऊपर एल्डिहाइड लगा दिया है, बाकी सब अल्कोहल लगा दिया है, हमें कैसे मालूम चलेगा। तो ये सब जो रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन आपको सपोर्ट देती है कि भाई जो सोच रहे हो वो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये रिएक्शन आपको सपोर्ट देता है कि जो कार्बन का स्केलेटन है वो 6 की लंबी चेन का है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये रिएक्शन सपोर्ट देता है कि सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड मौजूद है, तभी टॉलरेंस पैलिंग के द्वारा रिएक्शन करके ये बना रहे हो। ये रिएक्शन सपोर्ट देता है कि एक ही एल्डिहाइड नीचे कोई प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। ये रिएक्शन सपोर्ट देता है कि स्ट्रॉन्ग है तो इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है। ये रिएक्शन सपोर्ट देता है कि अगल बगल के कार्बन में 2 OH लगे हुए हैं। बस में आगे, ये सारे के सारे रिएक्शन कुछ ना कुछ सपोर्ट देते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में आगे बढ़िए और स्ट्रक्चर तक पहुंचिए। बस में आगे, ये सपोर्ट देता है कि स्केलेटन कैसा सोचना है, ये सपोर्ट देता है कि ऊपर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड है, ये सपोर्ट देता है कि ऊपर आपका एल्डिहाइड तो नीचे अल्कोहल भी हो सकता है, ये सपोर्ट देता है कि अगल बगल के कार्बन पे क्या CO के बगल में OH, अगल बगल 2 CO या अगल बगल 2 OH है या नहीं है। बस में आगे, ये भी सपोर्ट देता है कि सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड है तभी इसका रिडक्शन हो रहा है। बस में आगे, बीच में ऑक्सीजन अगर आता तो इसका मतलब सपोर्ट देता कि कहीं ईथर भी मौजूद था, लेकिन जब सिस्टम में ऐसे आपका एन हेक्सेन आया तो इसने सपोर्ट दिया कि बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं है, और जो भी है वो है क्या, अल्कोहल है, और जो भी है वो आपका एल्डिहाइड है। बस में आगे, अगर यहाँ पे DO 1 है और एल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं देता तो क्या सपोर्ट होता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। बस में आगे, लेकिन कहानी के अंदर DO 1 है और एल्डिहाइड का रिएक्शन दे रहा है, तो वो सपोर्टिंग फैक्टर है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड सिस्टम में नहीं है। बस में आगे, तो हम लोग पढ़ते ये हैं कि हमको लगता है कि इसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बस में आगे, हम पढ़ते हैं तो हमको क्या लगता है कि हम ग्लूकोज का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं पढ़ रहे होते हैं, ग्लूकोज कैसा है उसका एविडेंस पढ़ रहे होते हैं। मतलब ये सपोर्ट करता है कि भाई अगर इससे यहाँ गए हो तो इसके अंदर 6 कार्बन की लंबी चेन है। बस में आगे, ये सपोर्टिंग फैक्टर है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। बस में आगे, तो सही सोच रहे हैं तो उसी को रिएक्शन में पूछा जाता है। तो एक आपने देख लिया कि क्या क्या रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में आ सकता है, एक आपने देख लिया क्या क्या रिएक्शन रिडक्शन में आ सकता है। कहानी में अल्केन की दुनिया है नहीं तो भूल जाओ, बेंजीन की दुनिया है नहीं तो भूल जाओ, लेकिन कहानी में अल्कोहल तो है ना। जो अल्कोहल है तो क्या अल्कोहल का रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन देखते हैं। तो कहानी के अंदर अगर मैं ग्लूकोज लेता हूं, ये हो गया आपका CHO 1 2 3 4, यहाँ हो गया आपका CH2OH, यहाँ आपका OH, ये OH, ये H और यहाँ OH, ये H, यहाँ OH, H और ये H, ऐसे बढ़ा है। तो याद करो फिनॉल वगैरह की रिएक्टिविटी कम करने में हमने यहाँ पे इसी को पीएच मान लेते, फिनॉल हो गया। तो फिनॉल का रिएक्शन जब हमने एसिड एनहाइड्राइड से कराया था, एसिड एनहाइड्राइड से कराया था, तो क्या यही एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको निकाल कर क्या कोरोस्पोंडिंग ROCOCH3 ऐसा बनाता है, नहीं बनाता है, बनाता है। इसी पर्टिकुलर COCH3 को हम बोलते क्या है, AC। तो R
ROAC, ऐसा बना ही नहीं बना, बना। इसी को थोड़ा छोटा में लिखना चाहें तो हो जाएगा AC2O, ये बन गया। तो इसका अगर मैं इसी ग्लूकोज के ऊपर AC2O का रिएक्शन करा दो, तो जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप हैं कि वो सारे के सारे अल्कोहलिक ग्रुप का OH हटकर OAC बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां से भी OAC, ये भी OAC, 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 तो बाकी सबको छोड़ दो। जैसा था तो 1 2 3 4, यहाँ हो गया CH2 OAC, यहाँ OAC, यहाँ OAC, यहाँ OAC, यहाँ OAC, ये H और ये H, H और ये H, ऐसा बना है नहीं बना। इसने क्या सपोर्ट किया, इस रिएक्शन ने क्या सपोर्ट किया, इस रिएक्शन ये सपोर्ट किया कि सिस्टम के अंदर 5 अल्कोहलिक ग्रुप हैं, और जो 5 अल्कोहलिक ग्रुप हैं तभी हम 5 जगहों पर OAC की बात कर रहे हैं। अगर 4 होता, 4 से रिएक्शन होता तो सोचते कि 4 अल्कोहल है और 1 ईथर है, बस में आगे। लेकिन चूंकि इसने 5 जगहों पर रिएक्शन किया तो इसने सपोर्ट किया कि इसके अंदर 5 कहीं ना कहीं अल्कोहलिक ग्रुप सिस्टम में मौजूद है। याद रहेगा, चलो बनाओ, लिखो। जो भी रिएक्शन आपने पहले पढ़े हैं बेटा, वही सारे रिएक्शन यहाँ में आने वाले हैं और आ रहे हैं। बस ये है कि कुछ चीज हैं, बस स्ट्रक्चर बड़ी हो जा रही है और बार बार ये बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जो है, स्केलेटन जो है, वो आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, समझिएगा। ये रिएक्शन भी आपसे पूछता है, ठीक है, कि अगर मैं ग्लूकोज के ऊपर AC2O का रिएक्शन करा दूं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, जितने भी OH हैं वो OH OAC में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस में आगे सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। कहानी का ऑक्सीडेशन की दुनिया आपने पढ़ लिया, कहानी के अंदर का रिडक्शन की दुनिया आपने पढ़ लिया। कहानी में अल्केन था नहीं, भूल गए, बेंजीन था नहीं, भूल गए। कहानी में अल्कोहल था तो अल्कोहल की दुनिया में आपने देख लिया। कहानी के अंदर ईथर अमीन था नहीं, भूल गए, अल्काइल हैलाइड था नहीं, भूल गए। अब कहानी में कौन आ गया है, एल्डिहाइड। कहानी में कौन आ गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो पहला रिएक्शन मैं आपको पढ़ाया था, वो पहला कौन सा रिएक्शन था, रिएक्शन विद HCl। तो अगर मैं इसी के ऊपर HCl का रिएक्शन करा दूं तो क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। बाकी सबको सेम मान लेना, तो बाकी सबको सेम मान लेना, तो साइनोहाइड्रीन में यहाँ हो गया CN, यहाँ हो गया OH और बाकी सब कुछ सेम, ये बना दिया। ये हो गया CH2OH, यहाँ हो गया आपका OH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH, H और ये H बन गया। तो जो आपने एल्डिहाइड का रिएक्शन पढ़ा था वो एल्डिहाइड का रिएक्शन हो गया, हो गया नहीं हो गया, चलो बनाओ, लिखो। ठीक है, चलो बताओ। एल्डिहाइड का पहला रिएक्शन पढ़ा था HCN, दूसरा क्या पढ़ाया था, वाटर H प्लस, रिएक्शन करा सकते हो। तीसरा कौन सा है, अल्कोहल H प्लस। चौथा कौन सा है, हाँ, सोडियम बाइफाइड। पांचवा कौन सा था, NH2G। तो NH2G इसका रिएक्शन करना चाहते हो तो मान लो इसी के ऊपर हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन करा दें, रिएक्शन करा दें तो होगा गया, इसी का 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस इसी के बीच में रिएक्शन करा दो। और इसी के बीच में रिएक्शन करा दो तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड N और इससे हो गया OH और बाकी सब कुछ सेम। तो यहाँ हो गया CH2OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया OH, H, यहाँ OH, H, OH, H और ये H, ऐसा बन गया, नहीं बन गया। तो जो रिएक्शन आपने पहले पढ़ा है एल्डिहाइड का, वही तो रिएक्शन है। बार बार इतना बड़ा सा ग्रुप बार बार यहाँ पर चला आ रहा है, बस में आगे। तो इसी को R मान लेना है और RCHO, तो RCHO के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन गया। जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आया उसके ऊपर OH आया, नाम क्या है, ऑक्साइम, तो आपने ऑक्साइम बना लिया, बन जाएगा। चलो बनाओ, लिखो। आगे बढ़े, चलिए। अब ये तो हो गई नॉर्मल दुनिया, ये क्या हो गई, नॉर्मल दुनिया। तो नॉर्मल दुनिया का पहला रिएक्शन कौन सा था, ब्रोमीन वाटर। मतलब टुकड़े बाय टुकड़े सोचिए, जिस टुकड़ों में आपने पढ़ा है उसी टुकड़े में रिएक्शन एनालाइज करिए।
पहले हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा है तो ऑक्सीडेशन सोचिए, फिर रिडक्शन पढ़ा है रिडक्शन सोचिए, फिर अल्कोहल पढ़ा है तो अल्कोहल का रिएक्शन सोचिए, फिर हमने एल्डिहाइड पढ़ा है तो एल्डिहाइड का रिएक्शन सोचिए। तो ऑक्सीडेशन पहले कौन सा आया, ब्रोमीन वाटर, हाँ टॉलेंस रिएजेंट, उसको ले लो टॉलेंस रिएजेंट, फिर ब्रोमीन वाटर, फिर फेलिंग सोल्यूशन ही पे ले लो, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन मतलब इसका ऑक्सीडेशन खत्म हो गया, फिर कौन सा है, हाँ नाइट्रिक एसिड, फिर कौन सा है HiO4, ऑक्सीडेशन खत्म। फिर रिडक्शन में आ जाओ, रिडक्शन में कौन कौन सा था, हाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और कौन सा हो गया HI रेड फास्फोरस। मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म हो गया। फिर अल्कोहल में आ गए, अल्कोहल का एक रिएक्शन कौन सा है, एस्टिक एनहाइड्राइड का, जिसे OAC बनाना है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड का रिएक्शन आ जाओ, एल्डिहाइड में कौन सा है, HCN का रिएक्शन की कोरोस्पोंडिंग साइनोहाइड्रीन बनाना है, और दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के कोरोस्पोंडिंग ऑक्सीजन बनाना है। ये दुनिया क्या है, नॉर्मल है। लेकिन कुछ रिएक्शन परेशान करते हैं, कुछ रिएक्शन क्या करते हैं, परेशान करते हैं। जैसे ये डी ग्लूकोज है, ये क्या है, डी ग्लूकोज। जब इसे डी ग्लूकोज के ऊपर सोडियम बाई सल्फाइड का रिएक्शन कराया तो क्या ये एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर रिएक्शन करता था या नहीं करता था, करता था। तो इसको भी करना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं, ये रिएक्शन नहीं होता है। तो इंसान परेशान कि एल्डिहाइड पे HCN का रिएक्शन कर रहा है तो साइनोहाइड्रीन बन गया, जब इसका रिएक्शन कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है। बस में आगे दूसरा, जब इसके ऊपर 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन डाला तो ये भी रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन आपको मालूम है कि एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल टेस्ट है कि जब 2,4-DNP करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनता है। तो जब वहां बनता है और यहाँ भी सिस्टम में एल्डिहाइड है तो ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। दूसरा फेलिंग के साथ रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, आपका टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे रहा है। लेकिन जब कहानी में सिर्फ रिएजेंट डालते हैं, जब कहानी में सिर्फ रिएजेंट डालते हैं तो ये रिएक्शन नहीं दे रहा है, नेगेटिव है, रिएक्शन नहीं दे रहा है। जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब इसका रिएक्शन करा के ये बनाया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें बन गई, इसका रिएक्शन करा के ये बनाया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन गई, और जब बन गई तो इसके अंदर भी एल्डिहाइड है, और जो इसके अंदर एल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन जब NH2OH से होगा तो क्या यहाँ भी डबल बॉन्ड बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज के ऊपर जो NH2OH का रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन नहीं देता है, मतलब ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज रिएक्शन देता है। लेकिन जो इसका पेंटा एसिटाइल बना दिया और पेंटा एसिटाइल पर रिएक्शन कराया तो रिएक्शन नहीं दिया। तो इसने परेशान किया कि यार यहाँ एल्डिहाइड था रिएक्शन हो गया, यहाँ एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं हो रहा है। में आगे उसने दिखाया कि यहाँ एल्डिहाइड था, रिएक्शन आपने करा दिया, और इसी में जब फेलिंग सोल्यूशन डाल दिए, सिर्फ रिएजेंट डाल रहे तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, 2,4-DNP डाल रहे हैं रिएक्शन नहीं हो रहा है, और ये जब सोडियम बाइसल्फाइड डाल रहे हैं तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये इंसान को क्या मजबूर कर रहा है करने के लिए, कुछ और भी है, कर रहा है ना, कि आखिर ये ना होना हम कैसे सपोर्टिंग फैक्टर दें। और सबसे बुरी बात क्या है कि जब ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो उसके दो मेल्टिंग पॉइंट आते हैं, एक आता है 417 डिग्री और एक आता है 371 डिग्री। 417 मालूम है, अंग्रेजी मीडियम वाले हो आप लोग, कितना होता है 417, नहीं तो आज की जनरेशन से पूछे 27 ये क्या होता है चलिए, तो 417 मतलब 417 और 371 371। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट दो आता है, और जब मेल्टिंग पॉइंट दो आता है तो इंसान को फिर परेशान करता है कि यार कंपाउंड एक है तो मेल्टिंग पॉइंट दो कैसे आ रहा है। बस में आके कंपाउंड कितना है, एक है, तो मेल्टिंग पॉइंट दो कैसे आ रहा है, इसको समझाना नहीं समझाना है। तो इन्हीं पर्टिकुलर के लिए एक नई चीज आएगी, वो क्या आएगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बस में आगे जो कि सपोर्ट करता है कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बस में आगे चलो इसको बना लो, ये आपके लिए पूछे जाते हैं, कोचिंग वाले ही से बदमाशी करेंगे और कहेंगे देख बेटा ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, 2,4-DNP है, बोल होगा, होगा या नहीं होगा हाँ, बेनिफिट से होता है, प्रॉब्लम केवल सिर्फ के साथ है। आज कहाँ लेट हो गया, मैसेज बाद में देखा था क्या। चलिए इसको भी दिमाग में बैठाइएगा। एक रिएक्शन और, जब ग्लूकोज का फिनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करते हैं, जब ग्लूकोज का किससे रिएक्शन करते हैं, फिनिल हाइड्राजीन से,
तो होता क्या है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये तो बनाता ही बनाता है, ये C डबल बॉन्ड N, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन निकल गया और इसके कोरस्पॉन्डिंग इधर क्या हो गया, ये हो गया आपका NH, ये हो गया PH, ऐसा बन गया। लेकिन दिक्कत ये है कि फिनिल हाइड्राजीन का एक मॉलिक्यूल एनिलीन और अमोनिया के रूप में भी निकल जाता है। मतलब यहाँ का H और ये वाला H इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक H यहाँ जाते हुए एनिलीन और एक H यहाँ जाते हुए अमोनिया, और यहाँ क्या बना देगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बन गया तो वो भी इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके यहाँ की कहानी में एक किरदार इस तरह का भी आता है। बस में आगे, और उसके बाद स्केलेटन सेम है, 1 2 3 ऐसे बना दिया है। यहाँ CH2OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, ये H और ये H। इसका नाम क्या है, ओसाजोन। इसका नाम क्या है, ओसाजोन। तो ये कोचिंग वाले बदमाशी करते हैं। ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ग्लूकोज। ये कौन सा है, डी ग्लूकोज। सोचिए अगर इसी OH को इधर कर दें, H को इधर कर दें, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है, मैनोज, और डी मैनोज। और इसी में यहाँ C डबल बॉन्ड O कर दें, यहाँ CH2OH कर दें, तो कौन सा मॉलिक्यूल है, डी फ्रक्टोज। ये कौन सा हो गया, डी फ्रक्टोज। तो क्या तीनों के ऊपर इसका रिएक्शन कराएं तो क्या कोरस्पॉन्डिंग यही बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये कोचिंग वाले बदमाशी करते हैं, वो कहते हैं कि डी ग्लूकोज के ऊपर फिनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन से क्या होगा, डी मैनोज से क्या होगा, डी फ्रक्टोज से क्या होगा। तो तीनों के कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, यही होगा। अगर मैं इसको पूरा भर दूं रिएक्शन कंटेनर को, मतलब इसको एक्सेस में डाल दूं, तो इसका ऐसा नहीं है कि बस इसको तोड़ा था, बस इधर भी तोड़ के और C डबल बॉन्ड O बना दो। कितना भी डाल दो, केवल आपको इसी पर रिएक्शन करना है और किसी पर रिएक्शन नहीं करना है। मतलब यहीं के हाइड्रोजन को हटाकर डबल बॉन्ड बनाना है, इनके हाइड्रोजन को हटाकर डबल बॉन्ड नहीं सोचना है। तो जो भी रिएक्शन होगा वो CHO और यहाँ CH जिसपे OH और H लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज तीनों से बनने वाला ओसाजोन वो क्या होने वाला है, सेम। याद रहेगा। एक मेडिकल वाले पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज के ऊपर जो फिनिल हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया और उससे जो ओसाजोन बनाया उसमें कितने फिनिल हाइड्रोजन यूज हुए हैं, 3। गुड। एक तो यहाँ गया, एक यहाँ गया और एक यहाँ और यहाँ भी गया। देख रहा ना, एक फिनिल हाइड्रोजन टूटकर एनिलीन और अमोनिया बनाया और एक फिनिल हाइड्रोजन ने इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन करके कीटोन में कन्वर्ट किया है। तो एक तो वहां यूज हो गया है और दूसरा यहाँ और यहाँ रिएक्शन में यूज हो गया है। तो कितने यूज हुए हैं, 3। तो नंबर भी आपको याद रखना चाहिए कि कितने फिनिल हाइड्रोजन का यूज हुआ है, तो नंबर में 3 याद रहेगा। चलो बनाओ, लिखो 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। जैसे फिनिल हाइड्रोजन बनाए हो, इसे फिनिल हाइड्रोजन का 2 और 4 पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो वो हो जाता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। और इंसान थोड़ा क्या होता है, मक्कार, तो क्या करेगा, DNP। ठीक है, हाँ जी, नहीं हो रहा है, वही तो सपोर्टिंग फैक्टर कुछ अलग आएगा। ठीक है, इसलिए बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो सपोर्ट करेगा कि 2 मेल्टिंग पॉइंट कहां से आया, वो सपोर्ट करेगा भाई ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। बस में आगे इसलिए बात आती है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आगे बढ़े। तो रिएक्शन में आपको ये 3 जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि रिएक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कौन कौन से रिएक्शन नहीं हो रहा है, पहला कौन सा है, सोडियम बाई सल्फाइड। दूसरा कौन सा है, 2,4 DNP। तीसरा कौन सा है, सिप रिएक्शन। चौथा कौन सा है, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज के ऊपर हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन। बस में आगे, वो पेंटा हाइड्रोक्सी पे है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखवाया, बस पेंटा एसिटाइल पे है। तो पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज के ऊपर जब हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन कराया तो रिएक्शन नहीं होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन होता तो बच्चा सोचता कि भाई ये भी हो जाएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन ग्रुप में याद रखिएगा ये रिएक्शन नहीं होगा। बस में आगे चलिए, अब कहां पे आते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलिए लिखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। चलिए थोड़ा पहले समझिएगा फिर बनाइएगा, क्योंकि समझ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार दिमाग में थॉट्स बैठ गया तो फिर वो निकलेगा नहीं, बशर्ते सही से बैठ गया। अदरवाइज बस अब क्लास में बैठे हो तो अलग बात है। चलिए समझिए, कहानी के अंदर एल्डिहाइड है,
कहानी के अंदर क्या है, एल्डिहाइड है, और कहानी के अंदर अल्कोहल है। सोचिए कि एल्डिहाइड में अल्कोहल का कोई रिएक्शन पढ़ा है क्या? एल्डिहाइड कीटोन में पहला रिएक्शन कौन सा था? पहला रिएक्शन कौन सा था? HCN। दूसरा वाटर एच प्लस। तीसरा, तो यही तो है भाई, और क्या है? बस में आगे। तो जो एल्डिहाइड के ऊपर अल्कोहल के रिएक्शन करते थे, सेमी हाइड्रे ये सेमी और आपका एसिटल और हेमी एसिटल बनाते हो ना, तो इसका तो ये अल्कोहल जब यहाँ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके RC यहाँ OH यहाँ OR और ये H हेमी एसिटल बनाएगा, नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो इसका तो अगर कहानी के अंदर एल्डिहाइड है और कहानी के अंदर इतने सारे अल्कोहल है, तो क्या इनमें से कोई अल्कोहल यहाँ अटैक करके हेमी एसिटल नहीं बनाएगा? बनाएगा। सोचो, अगर ये अटैक करता है तो 1 2 3 3 मेंबर रिंग, ये अटैक करता है तो 4 मेंबर रिंग, ये अटैक करता है 5 मेंबर रिंग, ये अटैक करता है 6 मेंबर रिंग, ये अटैक करता है 7 मेंबर रिंग। तो कितने मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है? 6। तो कौन सा अटैक करेगा? ये फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ वाला यहाँ पर अटैक करेगा। बस में आगे। लेकिन समझिएगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पे जिस साइंटिस्ट ने काम किया था, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? फिशर। बस में आगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? फिशर रिप्रेजेंटेशन है। इसमें आपने इस कार्बन को नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। बस में आप समझिएगा, एनसीईआरटी डायरेक्ट लिखवा देती है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 और ये हो गया CH2OH। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर आइए, तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 और यहाँ हो गया CH2OH। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा बन गया। सोचिएगा, H इधर है लगा दिया, H इधर है लगा दिया, OH इधर है लगा दिया, H इधर है लगा दिया। इस तरह यहाँ भी है, H जहाँ था वही है, H जहाँ था वही है, OH जहाँ था वही है, H जहाँ था वही है। सोचिएगा, हमको इसी 1 वाले कार्बन पे ऐसा बनाना है। इस R को तो हमने फिक्स कर दिया, R को हमने फिक्स कर दिया। इसी पर्टिकुलर कार्बन पे एक जगह OH लगाना है, एक जगह H लगाना है, एक जगह R लगाना है, एक जगह OR लगाना है। तो R यहाँ लगा हुआ है। एक बार OH को मैं इधर कर देता हूँ, H को इधर कर देता हूँ, एक बार OH को इधर कर देता हूँ, H को इधर कर देता हूँ। मतलब हमने OH लगा दिया, H लगा दिया, R लगा हुआ है। अब लगाना क्या है? OR। और जो OR लगाना है तो इसी कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है, और जो इसी कार्बन को इस कार्बन से जोड़ना है, तो ये जुड़ाव ऐसे दिखाया जाता है। ये जुड़ाव कैसे दिखाएगा? ये जुड़ाव ऐसे ऐसे दिखा देगा। और जो इधर पड़े हुए थे डाल दो। जैसे यहाँ पे क्या था? OH, तो OH आपने लगा दिया है, यहाँ H था, ये आपका OH था, ऐसे पड़ा हुआ है। इस तरह यहाँ जाओ, तो यहाँ आपका OH था, ये H था और OH था, ऐसे पड़ा हुआ है। तो फिशर साहब ने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया, वो ये वाला स्ट्रक्चर था, ओपन चेन। अब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, वो एक स्ट्रक्चर ये बनाया और एक स्ट्रक्चर ये बनाया। बस में आगे। लेकिन दिक्कत क्या है? पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गई और ऐसा 6 मेंबर रिंग आपने देखा है? नहीं। दूसरा, यहाँ कार्बन है नहीं, लेकिन फील हो रहा है कि शायद यहाँ भी कार्बन है। बस में आगे। यहाँ कार्बन नहीं है, लेकिन फील क्या हो रहा है? यहाँ भी कार्बन है। तो हमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि 6 मेंबर रिंग की फीलिंग नहीं आ रही है, और दूसरा यहाँ एडिशनल कार्बन दिखाई दे रहा है। तो कि इस प्रॉब्लम को हटाना है, नहीं हटाना है? हटाना है। तो इसको हटाया उस साइंटिस्ट थे हावर्थ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि 6 मेंबर रिंग बचपन से हम ऐसा देखते हैं, तो ऐसा बनाओ। और ऐसा बनाओ, तो इन्होंने क्या किया? एक जगह यहाँ ऑक्सीजन लगाते हुए 6 मेंबर रिंग ऐसे बना दिए। एक जगह ऑक्सीजन लगाते हुए उन्होंने 6 मेंबर रिंग ऐसे बना दिए, और इसी को इन्होंने लाइन खींच दिया ऐसे ऐसे। इन्होंने लाइन खींच दिया ऐसे, इन्होंने लाइन खींच दिया, लाइन खींच दिया, नंबर दे दिया। ये नंबर हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6th वाला कार्बन CH2OH ऐसे बना दिए। यहाँ इन्होंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 और 6 वाले पे ऐसे इन्होंने नंबर दे दिया, ये हो गया 6। और समझिएगा, जो रिंग्स के अंदर हैं इन्हें लिखा नीचे, और रिंग्स के बाहर है इन्हें लिखा ऊपर। तो ये जो H है वो कहाँ लगा हुआ है? 1 पे नीचे, तो इसी पे इधर कर दिया नीचे। 2 पे OH कहाँ है? नीचे, ऐसे कर दिया नीचे। 3 पे H कहाँ है? नीचे, इधर कर दिया नीचे। 4 पे OH कहाँ है? नीचे, तो यहाँ कर दिया नीचे। बस में आगे। अब आगे भर दिया, तो भर दिया मतलब ये हो गया OH, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया OH, ये हो गया H और ये हो गया H, ऐसे बना दिया। इसी तरह यहाँ आ जाओ, 1 पे OH नीचे, 2 पे OH नीचे, 3 पे H नीचे, 4 पे OH नीचे, और बाकी जो बचा हुआ है इसे आपने ऐसे ही भर दिया, ऐसे भर दिया। बस में आगे। तो जब OH नीचे होगा, जब OH कहाँ होगा? नीचे होगा, तो इसको जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं?
अल्फा डी ग्लूकोज, नाम क्या देना है, अल्फा डी ग्लूकोज। और जब OH ऊपर होगा तो इसके लिए जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो जो OH ऊपर होगा तो नाम है बीटा डी ग्लूकोज, और जो OH नीचे होगा तो नाम क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन इंसान तो इंसान ही है, दिक्कत क्या है इंसानों में, मक्कारी। दिक्कत क्या है, मक्कारी। वो देख रहा है कि हर कार्बन पे मुझे हाइड्रोजन लिखना पड़ रहा है, हर कार्बन पे क्या लिखना पड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो लिखना चाहेगा नहीं, बस में आप कुछ करेगा जिससे हाइड्रोजन लिखना ना पड़े। और दूसरा इसने ये भी बोला है कि साइक्लोहेक्सेन ऐसा तो होता ही नहीं है, साइक्लोहेक्सेन तो चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म इस रूप में होता है, तो कुछ ऐसा करो कि चेयर बोर्ड की फीलिंग आए, बस में आगे। और चेयर बोर्ड की फीलिंग आए तो इसलिए इस पर्टिकुलर को आप ऐसे न लिखकर करेंट सिनेरियो में जो लिखते हैं वो 6 मेंबर रिंग ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, बस में आगे। 6 मेंबर रिंग अगर इसको बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, ये 6 मेंबर रिंग आपको ऐसे बनाना है, बस में आगे। और कैसे दिखाना है समझिएगा, जब नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कैसे करना है समझिएगा, एनालाइज करिएगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। इसी तरह से ये हो गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर हो गया 6। समझिएगा, जो OH नीचे है उसे नीचे लगाओ, जो OH ऊपर है उसे ऊपर लगाओ, समझिए। 1 पे OH कहाँ है, नीचे, तो इसको तुमने ऐसे नीचे लगा दिया। 2 पे OH कहाँ है, नीचे, तो इसको भी तुमने ऐसे नीचे लगा दिया। 3 पे OH कहाँ है, ऊपर, तो इसे तुमने ऐसे ऊपर लगा दिया। 4 पे OH कहाँ है, नीचे, तो इसको तुमने ऐसे नीचे लगा दिया। समझ गया, इधर आ जाओ। इस वाली कहानी में अगर देखा जाए तो 1 पे OH कहाँ है, ऊपर, तो इसको तुमने ऐसे ऐसे ऊपर लगा दिया। 2 पे OH कहाँ है, नीचे, तो इसको तुमने ऐसे नीचे लगा दिया। 3 पे OH कहाँ है, ऊपर, तो इसको तुमने ऐसे ऊपर लगा दिया। और 4 पे OH कहाँ है, नीचे, तो इसको तुमने ऐसे नीचे लगा दिया। बस में आगे। तो फिशर साहब ने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया था वो 3 था। पहला कौन सा था, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दूसरा कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा कौन सा है, बीटा डी ग्लूकोज। मॉडिफाई किया किसने, हावर्थ ने। मॉडिफाई किया किसने, हावर्थ ने। तो हावर्थ ने मॉडिफाई करके एक स्ट्रक्चर दिया जिसका नाम क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। हावर्थ ने इधर मॉडिफाई करके नाम दिया, वो कौन सा है, अल्फा डी ग्लूकोज। और उसको किसने मॉडिफाई किया, बेनाम बादशाह ने। उसका कोई नाम नहीं था, ऐसा नहीं है कि चेयर नाम है ठीक है, चेयर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने चेयर फॉर्म दे दिया। पास में आगे, तो हर समय नाम याद करने की जरूरत नहीं है, तो कुछ नाम याद करना है। एक नाम कौन सा है, हावर्ड। एक नाम कौन सा है, फिशर। याद रहेगा, चलो बना लो, लिख लो। एनसीईआरटी डायरेक्ट आपको ये दिखाता है, ये दिखाता है, ठीक है, वो आपको ये भी नहीं दिखाता है और ये भी नहीं दिखाता है। लेकिन जब तक ये बनेगा नहीं तब तक यहाँ पर पहुंचोगे नहीं। तो समझने के लिए तीनों दिमाग में बैठाना है। मेडिकल की दुनिया में ये पूछा है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। एक बार तो पूछा है कि अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन हैं, कितना है। हाँ डॉक्टर साहब ऐसे ना बन पाओगे, 1 2 3 4 5, और ग्लूकोज के अंदर कितना है, 4। बस में ग्लूकोज में कितना है, 1 2 3 4। तो ग्लूकोज बोले तो अलग स्ट्रक्चर है, और अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बोले तो अलग स्ट्रक्चर है। क्योंकि यहाँ पे अटैक करने के बाद एक नई कैलिटी क्रिएट हो रही है ना, तो 4 तो पहले से है, एक नई क्रिएट हो रही है, कितने हो गए, 5। तो टर्म्स को अच्छी तरह समझो बेटा, कि जो ग्लूकोज बोला जाए तो ये स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज बोला जाए तो ये स्ट्रक्चर है, बीटा डी ग्लूकोज बोला जाए मतलब ये स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज कितना है, हाँ ग्लूकोज कितने रूप में एग्जिस्ट करते हैं। अरे भाई लिखने का तरीके हैं यार, 5 नहीं 3। एक ओपन चेन ग्लूकोज और 2 साइक्लिक ग्लूकोज, एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कितने हैं, 3। एक नॉर्मल ये साइक्लिक वाला ग्लूकोज, और एक अल्फा डी ग्लूकोज दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। और सोचिएगा इन तीनों में नेचर में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता होगा, जय श्री राम। ऐसा है क्यों लग रहा है अल्फा डी ग्लूकोज, पढ़ा था ये पढ़ा था
हाँ, कौन सा है ये, अल्फा या बीटा? रीजन भी दो, देखो देखो इसको देखो, इसको देखो, कुछ समझने की कोशिश करो, सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है, बस आप देखते नहीं हो। यहां ध्यान से देखो, दो बड़े बड़े ग्रुप पास में है, सिस वाला फॉर्म है, लेकिन यहां ध्यान से देखो, ये भी तुम्हारा ट्रांस, ये भी तुम्हारा ट्रांस, ये भी तुम्हारा ट्रांस, ये भी तुम्हारा ट्रांस, तो यहाँ जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं सब अपोजिट हैं, और यहाँ पे एक बड़े बड़े ग्रुप पास पास हैं, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, तो वहां रिपल्सन ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, और ये ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल, ज्यादा स्टेबल, तो ये लगभग 64% पाया जाता है और लगभग 34% पाया जाता है, और बचा वो 0.1 0.2 वाली कहानी इसकी होती है। बस में आगे, तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज। बनाइए। आगे बढ़े, करो करो करो। पुरानी जो किताबें देखोगे उसमें ये दिखाई देगा, उससे थोड़ी अच्छी देखोगे तो ये दिखाई देगा, बहुत अच्छी देखोगे तो ये दिखाई देगा, ठीक है। पुराने जो मेडिकल के आईटी के क्वेश्चन आते थे उसमें भी यही दिखते थे, लेकिन आजकल स्क्रीन सिनेरियो में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? यहां से आ रहे हैं। बन जाएगा ना? थोड़ा सा वक्त देकर बेटा घर पे इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर ही है और कुछ टर्म्स हैं जो इन चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। हो गया? बताओ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये आपस में क्या है? इनहेंसर है, डायस्टेरियोमर है? क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं है। अभी मैंने बोला सिस जैसा है ना, और ट्रांस जैसा, तो सिस ट्रांस कभी एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं? नहीं। अब डेफिनेशन, अब क्या है? डेफिनेशन, सोचिएगा, लिखो लिखो पहले लिखो। आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। डेफिनेशन में एक नाम आता है, जो नाम आता है आपका एनोमर। चलिए लिखो, हेडिंग डालो एनोमर। पहले कौन सा था? एपिमर। एपिमर नहीं, एपिमर। ए बोलने से इस ए की फीलिंग आती है, ठीक है, एपिमर, ठीक है। चलिए, ये एनोमर समझिएगा। जब अल्फा डी ग्लूकोज का आपने स्ट्रक्चर बनाया, वो अल्फा डी ग्लूकोज, देखिए ध्यान से देखना, बस इस पे OH को नीचे कर दो और बाकी सब कुछ सेम रहता है। जब बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो होगा गया, इस वाले को बस इधर कर दो और बाकी सब कुछ सेम रहता है। बस में आगे, तो इसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ये पहला जो कार्बन है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। और बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका CH2OH, यहाँ आपका OH, ये भी आपका OH, ये भी आपका OH, और ये आपका CH2OH। बन गया। नंबर दिखाना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6, ये नंबर 1 2 3 4 5 6। अब डेफिनेशन पे आ जाओ। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं है। और जो मिरर इमेज नहीं है तो इनहेंसर डायस्टेरियोमर, लेकिन ये डायस्टेरियोमर कहां से आया है? ये डायस्टेरियोमर ग्लूकोज से आया है। कहां से आया है? ग्लूकोज से।
तो इसका मतलब कि टू डायस्टीरियमर्स ऑफ सेम शुगर मॉलिक्यूल, बस में आगे, टू डायस्टीरियमर्स ऑफ सेम शुगर मॉलिक्यूल which are created by difference in only one chiral center, और ये chiral center कौन सा है, which was originally the carbonyl center in the open chain structure। बस में आगे, ये कहीं और नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ 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 चेंज कर रहे हो, ये कहाँ चेंज कर रहे हो, ये उस पे चेंज कर रहे हो जो ओरिजिनली आपका कार्बोनिल था, इसी कार्बोनिल के ऊपर हमने कायरलिटी क्रिएट किया है और यहीं पर चेंज किया है। तो डेफिनेशन क्या निकला, डेफिनेशन निकला है कि टू डायस्टीरियमर्स ऑफ सेम शुगर मॉलिक्यूल व्हिच डिफर एट ओनली वन कायरल सेंटर व्हिच वाज ओरिजिनली द कार्बोनिल कार्बन इन द ओपन चेन आर कॉल्ड एज, क्या बोलना है, एनोमर। याद रहेगा, चलो डेफिनेशन लिखो फिर बनाना। देखो, टू डायस्टीरियमर्स of same sugar molecule, two diastereomers of same sugar molecule, two diastereomers of same sugar molecule which differ in only one chiral center, which differ in only one chiral center, which was originally the carbonyl carbon, which was originally the carbonyl carbon in open chain structure of sugar, which was originally the carbonyl carbon in open chain structure of sugar are called as enomer। अब ये पूछा जाता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये आपस में क्या है, तो क्या बोलोगे, एनोमर है। और ग्लूकोज और मैनोज ये आपस में क्या है, इपिमर है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये आपस में क्या है, इपिमर है। तो इपिमर क्लियर होना चाहिए और एनोमर क्लियर होना चाहिए। ग्लूकोज मैनोज अलग हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज अलग हैं, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज दोनों हैं क्या, ग्लूकोज हैं। बस में आगे, तो ग्लूकोज से ही अगर डेराइव है तो नाम देना है एनोमर है, और अलग अलग चीजें हैं मतलब कौन सा है, इपिमर है। याद रहेगा, चलो बना लो। सोचिएगा, इनएंसोमर है, डायस्टीरियमर है, तो डायस्टीरियमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है डिफरेंट होती है, इसलिए बोला इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 417। इसका कितना था, हाँ 371। अब आया हिंदी मीडियम चलिए 371। तो दो मेल्टिंग पॉइंट होना क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और जब सिस्टम के अंदर अब एल्डिहाइड है नहीं, और जब कहानी के अंदर अब एल्डिहाइड है नहीं, तो कुछ एल्डिहाइड वाला रिएक्शन ना होना हम इसके द्वारा समझा सकते हैं। बस में आगे, अभी छोड़ेंगे बेटा, 10 मिनट लेंगे बस फ्रक्टोज का बता के फिर छोड़ेंगे। चलिए अब एनालाइज करिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई। और सोचिए इसका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा और इसका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा वो दोनों भी सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी देखा जाता है, ये होता है प्लस में 112 डिग्री। कितना है, प्लस में 112 डिग्री, 112.2 एप्रोप्रिएट अगर बात करें तो ये है। और इसके लिए जो वैल्यू होती है ये होती है प्लस में 18.7 डिग्री। बस में आगे सोचिएगा, एनालाइज करिएगा, यहां से एक और नई चीज निकल रही है, समझिए। जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक प्रोडक्शन मैंने बोला वो कितना बोला, हमने बोला प्लस में 112.2 डिग्री। और इसके लिए कितना बोला, इसके लिए हमने बोला आपका प्लस में 18.7 डिग्री, ये बोला। सोचिएगा कहानी के अंदर हेमी एसिटल है, कहानी के अंदर क्या है, हेमी एसिटल है। अगर इस हेमी एसिटल को पानी के अंदर डाल दें तो होगा क्या, अब ये टूट जाएगा और यहाँ OH चला आएगा, एक ही कार्बन 2 OH, एक वाटर निकल जाएगा और निकल कर बैक क्या बना लेगा, एल्डिहाइड। मतलब जो पानी में डालोगे तो क्या हेमी एसिटल फिर से एल्डिहाइड बनाएगा, नहीं बनाएगा, बनाएगा। अब डेफिनेशन निकलता है, जो प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं तो ये अपना स्पेसिफिक रेडिएशन 112.2 से घटाकर प्लस में 52.7 डिग्री कर देता है। और जो प्योर क्रिस्टल बीटा डी ग्लूकोज को पानी के अंदर डालते हैं तो ये अपना स्पेसिफिक रेडिएशन 18.7 से बढ़ाकर, ठीक है, प्लस में 52.7 डिग्री कर देता है।
तो यही जो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन है, इसी को एक नाम देते हैं, और नाम क्या देते हैं? म्यूटा रोटेशन है। बस में आ गई। तो मैं पूछा जाए कि म्यूटा रोटेशन कहाँ होगा, तो म्यूटा रोटेशन कहाँ होगा? जो हेमी एसिटल वाला फॉर्म होगा, तो वही हेमी एसिटल फॉर्म टूट कर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां जहां हेमी एसिटल की बात आएगी वहां वहां म्यूटा रोटेशन की बात आएगी, लेकिन जहां एसिटल की बात आएगी वहां म्यूटा रोटेशन की बात भी नहीं आएगी। तो डेफिनेशन क्या है कि जो प्योर क्रिस्टल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डाला तो इतने से घटकर इतना हो गया, या प्योर क्रिस्टल बीटा डी ग्लूकोज को पानी में डाला तो इतने से बढ़कर इतना हो गया, और ये चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, उसका नाम क्या है? म्यूटा रोटेशन। याद रहेगा? चलो पॉइंट ग्रुप में लिखो। व्हेन क्रिस्टल ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज, व्हेन क्रिस्टल ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज, when crystal of pure alpha D glucose is dissolved in water, its specific rotation changes from, plus 112.2 degree plus 112.2 degree to plus 52.7 degree, and when crystal of pure beta D glucose, and when crystal of pure beta D glucose is dissolved in water, its specific rotation changes from, plus 18.7 degree to 52.7 degree. Its specific rotation changes from plus 18.7 degree to plus 52.7 degree. This change in specific rotation, is called as म्यूटा रोटेशन। याद रहेगा? ये पूछा जाता है बेटा कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है, तो क्या बोलना है कि अल्फा डी ग्लूकोज के जो स्पेसिफिक रोटेशन इतना था, इसको पानी में डाला तो घट के यहाँ हो गया, और बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन इतना था, ये बढ़कर यहाँ से यहाँ हो गया। तो यही जो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन है, उस स्पेसिफिक रोटेशन को जो नाम दिया है उसका नाम क्या दिया हुआ है? म्यूटा रोटेशन। बस में आगे। तो कहानी के किरदार में अभी तक आपने देखा है वो फोकस मैंने किसके ऊपर किया है? ग्लूकोज के ऊपर। बस में आगे एक और मोनोसेक्राइड लेते हैं, उसका आज की कहानी खत्म करेंगे। वो कौन सा है? फ्रक्टोज। ठीक है, देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। बस मुश्किल से 10 मिनट का काम है, इसमें ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं है। चलिए समझिएगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। अगर ये अटैक करे, कितने मेंबर रिंग बन गई? 3। ये भी अटैक करे, कितने मेंबर रिंग बन गई? 1 2 3। ये अटैक करे तो 1 2 3 4। ये अटैक करे तो 1 2 3 4 5। ये अटैक करे तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर रिंग भी बनता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में आगे पढ़ना क्या है? सुक्रोज। तो सुक्रोज के प्रिपरेशन में 5 मेंबर रिंग वाला इन्वॉल्वमेंट आता है, इसलिए ये वाला OH यहाँ पर अटैक करेगा। तो इसका मतलब जब कीटोन के ऊपर जो अल्कोहल का रिएक्शन होता है, तो इसके कोरोस्पोंडिंग आप यहाँ पे क्या पढ़ते हो? OH, ये हो गया OR और ये हो गया R, ऐसा पढ़ते हो ना? हेमिकीटल। तो हेमिकीटल वाली कहानी क्या यहाँ भी आएगी या नहीं आएगी? आएगी। लेकिन चूंकि 5 मेंबर रिंग हमको मालूम है कि 5 मेंबर रिंग आसान होता है, तो इसी आसान में एक जगह ऑक्सीजन यहाँ लगाते हुए ऐसे 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं। एक जगह यहाँ ऑक्सीजन लगाते हुए ऐसे 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं। ऐसा बन गया। अब कहानी के अंदर किरदार वैसे क्रिएट करो, कहानी में ऐसे किरदार क्रिएट करो। अब सोचिएगा, एक जगह आपको लगाना है OH, एक जगह लगाना है OR, इधर लगाना है, एक जगह लगाना है R डैश और एक जगह R। सोचना,
एक बार हम क्या करूंगा, एक बार मैं OH को ऐसे नीचे कर दूंगा और एक बार यहाँ OH को मैं ऊपर कर दूंगा। इधर आपके पास क्या है CH2OH, तो इससे CH2OH को एक बार ऐसे कर दिया CH2OH और एक बार CH2OH को आपने ऐसे कर दिया CH2OH। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और यहाँ का CH2OH जो छठा वाला कार्बन था ये हमेशा तुमने ऊपर ही पहुंचा दिया। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और यहाँ का जो CH2OH था, नंबर ऑफ कार्बन छठा था, ऊपर पहुंचा दिया। समझिएगा, जो रिंग के अंदर थे इसको मैंने ऊपर लिखा था, नीचे लिखा था, नीचे। तो इसका 3 का जो H है वो कहाँ होगा, नीचे। 4 का जो OH है ये कहाँ होगा, नीचे। तो यहां भी आपने यहाँ पे H और OH ऐसे बना लिया। अब जो बचा हुआ उसको भर दो, तो बचा हुआ भर दो, तो H ले चुके हो तो यहाँ क्या होगा OH, यहाँ OH ले चुके हो तो बचा क्या होगा H, यहाँ क्या होगा H। इसी तरह से यहाँ पे OH, यहाँ पे हो गया H और ये हो गया H। तो यही एनोमेरिक कार्बन पर अगर कभी OH ऊपर है तो इसका नाम क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज। और इसी एनोमेरिक कार्बन OH नीचे है तो नाम क्या है, अल्फा डी फ्रक्टोज। तो इसका नाम हो जाता है अल्फा डी फ्रक्टोज और इसका नाम हो जाता है बीटा डी फ्रक्टोज। चलो बनाओ, देखो। तो फ्रक्टोज के कितने स्ट्रक्चर हैं, 3। एक नॉर्मल फ्रक्टोज, एक अल्फा डी फ्रक्टोज, दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कितने कायरल कार्बन है, 3। और अल्फा डी फ्रक्टोज में कितना है, गुड, एक नया क्रिएट हो रहा है ना बेटा, एक नया क्रिएट हो रहा मतलब कितने हो गए, 4। बस में आगे तो ग्लूकोज दे चुका है ताकि फ्रक्टोज दे सकता है। चलिए अब थोड़ा सा समझिए, फ्रक्टोज कितने स्ट्रक्चर हो गए, 3, ठीक है। एनोमर हमने बोला जो कार्बोनिल कार्बन था, ये कार्बोनिल कार्बन है ना, इसे कार्बोनिल कार्बन पे चेंज करके तुम यहां से यहां पहुंचाए हो या यहां से यहां पर पहुंचाए हो। तो एल्डिहाइड में ये कार्बोनिल कार्बन सबसे ऊपर होता है, लेकिन कीटोन में इस सेकंड पोजीशन पे होता है, देख रहा ना। तो ऐसा एनो जो वर्ड आया है वो आया है टॉप से, कि टॉप मतलब जो ऊपर का कार्बोनिल कार्बन है वहीं पर रिएक्शन करते हैं। बस में आगे वहीं पर रिएक्शन करके ये पोजीशन सेकंड वाली होती है और ग्लूकोज वाले केस में कहानी फर्स्ट वाली होती है। सोचिएगा, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है या नहीं है, नहीं है। इनहेंसमर है, डायस्टेरियोमर है, क्या बोल सकते हो, एनोमर। बस में आगे। तो नॉर्मली ग्लूकोज ग्लूकोज की दुनिया तो बहुत सारे लोग सुनाते रहते हैं, लेकिन अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज भी आपस में क्या है, एनोमर है, याद रहेगा। चलिए अब थोड़ा 2-3 टर्म को देख लेते हैं, समझिएगा, एनालाइज करिएगा। कहानी में अगर इसी किरदार को लेकर आए और फिर से देखें, सोचिएगा, एक हमने लिया जिसमें हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, इसमें OH यहाँ था, हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, लिखने की जरूरत नहीं है, अब बना चुके हो। एक स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनाया जिसमें हमने इस OH को इधर कर दिया था और बाकी सब कुछ सेम कर दिया, ऐसा बना दिया, जिसको हमने एक नाम दे दिया। ये नाम क्या दे दिया था, अल्फा डी ग्लूकोज, और इसको नाम दे दिया बीटा डी ग्लूकोज, ऐसे दे दिया। इसी तरीके से जब फ्रक्टोज की बात किया तब फ्रक्टोज की कहानी में हमने इस तरह का किरदार क्रिएट किया, ये तो किया है। और जो इस तरह की कहानी क्रिएट किया है तो इसके अंदर रिंग्स में कितने कार्बन है, 5। इसमें रिंग्स में कितने कार्बन है, 6। तो ऐसे सुगर्स जो 6 मेंबर्ड रिंग में पाई जाती हैं इनको बोला जाता है पायरेनोज सुगर है, बस में आ गए। और ऐसे सुगर जो 5 मेंबर रिंग में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज सुगर है, बस में आगे। ये फ्यूरेनोज कहां से आया है, ये फ्यूरेनोज आया है फ्यूरॉन से, इससे आया है। और पायरेनोज कहां से आया है, पायरेनोज आया है पायरॉन से, इससे आया है। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि जो सुगर 6 मेंबर रिंग में है उसको क्या बोलना है, पायरेनोज सुगर, और जो सुगर 5 मेंबर रिंग में है इसको क्या बोलना है, फ्यूरेनोज सुगर। तो ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है,
और फ्रक्टोज किसका एग्जांपल है? चलो पॉइंट ग्रुप में लिख लो, those sugars which have six membered ring, those sugar which have six membered ring, those sugar which have six membered ring are called as pyranose sugar, pyranose sugar, while those sugar which have five membered ring are called as furanose sugar. याद रहेगा, जिस शुगर में 6 मेंबर रिंग है उसको क्या बोलना है? पायरेनोज, और जिसमें 5 मेंबर रिंग है उसको क्या बोलना है? फ्यूरोज। अब आईटी वाले थोड़े और बदमाशी करते हैं, इसका नाम क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? अल्फा डी फ्रक्टोज। इसका नाम क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज। ये पैरेनोज है फिरेनोज है, ये पैरेनोज है फिरेनोज है, ये पैरेनोज है फिरेनोज है, ये क्या है? अब नाम कैसे बदलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज, बीटा डी ग्लूकोपैरेनोज। इसको क्या बोलेंगे? अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। बस में आगे, तो जिसकी कहानी में 5 मेंबर रिंग है उसका क्या नाम है? फ्यूरेनोज, और जिसकी कहानी में 6 मेंबर रिंग है उसका नाम क्या है? बस 4 टर्म्स को लिख लो, इसी को दे सकते हैं नाम में अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज शुगर है, इसको बोल सकते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज शुगर है, इसको बोल सकते हैं अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज शुगर है, और इसको बोल सकते हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज शुगर। तो ये टर्म्स भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। एल्डोज शुगर किसको कहते हैं? कीटोज शुगर किसको कहते हैं? पैरेनोज शुगर किसको कहते हैं? फेरेनोज शुगर किसको कहते हैं? ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको पूछे जाते हैं। बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लग जाएगा पक्का? चलिए, तो आज की क्लास की कोरस्पॉन्डिंग आपने किसकी दुनिया देखी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा डी बीटा डी तक आ चुके हो, फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा डी बीटा डी तक आ चुके हो। मतलब इनडायरेक्टली कहानी में हमने जो आपको किरदार दिखा दिया, उस किरदार में हमने आपको यहां से यहां पहुंचा दिया। अब सोचिए, हेमी एसिटल है, ये हेमी कीटल है, इस पर फिर से अल्कोहल का रिएक्शन हो जाए तो क्या बनता है? हेमी एसिटल है, हेमी कीटल है, फिर से अल्कोहल का रिएक्शन हो जाए तो क्या बनता है? एसिटल या कीटल बनेगा ना। तो इसी ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज से रिएक्शन कराएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज से रिएक्शन कराएंगे और उसका डाइसैकेराइड बनाएंगे, उसका नाम क्या है? माल्टोज। जो डाइसैकेराइड पढ़ोगे और ये डाइसैकेराइड आगे बढ़ जाएगा, पॉलीमर बना लेगा, उसका नाम क्या है? डॉक्टर साहब नस काट देगा तो हाँ, स्टार्च। सेलुलोज कौन सा है? सोच के बोल, कॉन्फिडेंस के साथ। माल्टोज है, माल्टोज से पॉलीमर बनाना है, स्टार्च। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज आपस में कंबाइन करेगा तो डाइसैकेराइड सेलुबायोज। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना, क्या बनाएगा? सेलुलोज। बस में आगे, तो अल्फा डी ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके माल्टोज से बाद में स्टार्च। बीटा डी ग्लूकोज से कंबाइन करके क्या बनाएगा? सेलुबायोज, बाद में सेलुलोज। तो यही सब डाइसैकेराइड की दुनिया, पॉलीसैकेराइड की दुनिया हम लोग कहीं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस में आगे, तो बायोमोलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट वाला पास मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो आईटी ने पूछे हैं वो भी हम लोग कल ही देख लेंगे, और फिर हम लोग चलेंगे अमीनो एसिड, फिर बाद में पॉलीमर्स। लेकिन एक रिक्वेस्ट है बेटा, स्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं तो घर पे थोड़ा वक्त जरूर दीजिएगा। अगर अभी दिमाग में बैठ गया तो बैठ जाएगा, नहीं तो छूट गया तो फिर छूट जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, क्लास को फिर मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। ठीक है।